Assalamu alaikum, dear students. So I'm here to interact the physics paper of CTS phase 2, and this is actually your test number 10, ठीक है, in which the chapters are magnetic effects of current and magnetism, EMI AC and EM waves. ये पेपर हम जो है इंटरेक्ट करने जा रहे हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है, that is, consider the situation shown in the figure. If the current I is in the long straight conducting wire XY is increased at a steady rate, then the induced EMF in loop A and loop B will be. तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमारे पास एक XY कंडक्टर है और जिसमें करंट जा रही है I, ठीक है, वी आर हैविंग ए कंडक्टर XY एंड इसमें करंट I जा रही है एंड इट्स इंक्रीजिंग, है ना, इट इज इंक्रीजिंग, इट्स इंक्रीज्ड एट ए स्टेडी रेट। तो ये इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड की करंट है। आपको बोलना है कि इन दो लूप्स में अगर करंट डेवलप होगी तो उसका सेंस क्या होगा। तो इसमें आपको लॉज ऑफ EMI पता होने चाहिए कि जब भी करंट चेंज करते हैं अपने मैग्नीट्यूड को तो साथ में इंड्यूस्ड फील्ड जो है उसका फील्ड जो डेवलप होता है वो चेंजिंग नेचर का आता है, और जब चेंजिंग नेचर का फील्ड होता है तो वो चेंजिंग फ्लक्स डेवलप करता है, चेंजिंग फ्लक्स से EMF डेवलप होता है और क्लोज्ड सर्किट्स में करंट चलती है। दिस इज द आइडिया एंड देन एज पर दैट लेंजेस लॉ दैट इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द काज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो उस हिसाब से जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो उस काज को अपोज करेगा जो उसको क्रिएट करता है। मतलब क्या है सर, देख लीजिए, इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको राइट हैंड थंब रूल पता होना चाहिए। दैट थंब जो है इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्ल ऑफ फिंगर्स गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रेट कंडक्टर्स में दैट थंब अगर इस ये कंडक्टर और करंट ऊपर जा रही है तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर्स गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां ऐसे और फिर यहां से वो बाहर आएगा। इन द सेम फैशन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, अगर करंट ऐसे है, अगर करंट ऐसे है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है इन है। देख लीजिए, करंट ऐसे है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इन है। तो अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड इन है तो मैंने क्रॉस बनाया तो डेफिनेटली वहां लूप बना के बाहर आएगा और यहां मैग्नेटिक फील्ड आउट है। तो ये पहली सिचुएशन हो गई कि करंट सर ऐसे जा रही है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर XY में करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो थंब उसी डायरेक्शन में, देन कर्ल ऑफ फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड यहां इन होगा और यहां आउट होगा। क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लिंकड भी जो है इंक्रीज हो रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फिर फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया एंड तो फ्लक्स चेंज होने से EMF डेवलप होगा, EMF से करंट डेवलप होगी और करंट का सेंस अपोजिंग सेंस का होगा। तो क्या मतलब उसका ये है कि आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो मुझे बोलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन है और ये इंक्रीजिंग सेंस का है क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये इंक्रीजिंग सेंस का मैग्नेटिक फील्ड इन है तो इसकी वजह से जो इसमें करंट डेवलप होगी, सर्कुलर कंडक्टर्स में कर्ल ऑफ फिंगर्स गिव्स करंट, थंब गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर डेवलप होगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आएगा और वो इस इन वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना चाहिए वो आउट होना चाहिए, इंड्यूस्ड, इसलिए यहां पे जो करंट होनी चाहिए दैट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। इन द सेम फैशन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है तो डेफिनेटली यहां सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट क्लॉकवाइज होनी चाहिए, सो दैट जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज करना चाहिए। क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तो अपोजिंग सेंस का इनवर्ड होना चाहिए, तो डेफिनेटली यहां पे एक क्लॉकवाइज करंट होनी चाहिए एज पर लेंजेस लॉ। तो आपके लूप ए में क्लॉकवाइज करंट होनी चाहिए और आपके लूप बी में एंटी क्लॉकवाइज करंट होनी चाहिए। सो ऑप्शंस में क्लॉकवाइज इन ए एंड एंटी क्लॉकवाइज इन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है इसका कंसेप्ट, दैट इज बाय लेंजेस लॉ एंड फैराडेज लॉज ऑफ EMI। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, a Philip coil consists of n turns of circular coils which lie in a uniform magnetic field। तो ये आपका एक coil है, Philip coil छोड़िए, it's a coil, और ये एक magnetic field में lie कर रहा है। plane of the coil is perpendicular to the magnetic field as shown the figure। तो यहाँ cross मतलब magnetic field ऐसे है और plane of the coil जो है वो in the plane of the board itself है। तो ये coil है और magnetic field in जा रहा है जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। the coil is connected to a current integrator। तो ये current integrator जो है करंट को इंटीग्रेट मतलब ऐड करके चल रहा है, which measures द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू इट। तो सिंपली करंट इंटीग्रेटर जो है वो आपको जो इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है हमें उसी को मेजर करना है। द कॉइल इज टर्न्ड थ्रू 180 डिग्री अबाउट द डायमीटर। तो कॉइल अगर पहले ऐसे थी फिर आपने 180 डिग्री इसको रोटेट किया, द चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल इज, वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल। तो इसका कंसेप्ट जो है ना, इसका कंसेप्ट जो है वो ये है बच्चों, अगर आपको पता होगा, मैं इसकी इक्वेशन पहले डिराइव करके रखता हूं। दैट वी नो दैट इन फिजिक्स दैट करंट होता है बराबर dq/dt
dt, दैट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एंड हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट्स EMI एंड AC, जिस पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए E/R के बराबर V होता है सर्किट में, दैट्स EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और EMF होता है एज पर फैराडे लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज d∅dt, और यहाँ पे R भी आ गया, तो ये हो गया करंट इज dq/dt, इट इज EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल एज पर फैराडेज लॉ होता है d∅dt और अब सर्किट का रेजिस्टेंस। तो अगर आप इन दो इक्वेशंस को कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे dt कैंसिल होके एक जनरलाइज्ड इक्वेशन फिजिक्स में याद रखो, EMI एंड AC में याद रखो, दैट इट इज चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एंट्रेंस के सॉल्व होते हैं, तो ये इक्वेशन आप याद करके चलो, दैट dq होता है बराबर d∅r, dq होता है d∅r, दैट चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, चार्ज फ्लो इन द सर्किट, जो इस सर्किट में चार्ज फ्लो हुआ जब आपने 180 डिग्री कॉइल को रोटेट किया, आपको वो चार्ज फ्लो निकालना है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप देखिए इधर इस क्वेश्चन में जो आपका चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स हमेशा होता है बराबर फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। अब फाइनल फ्लक्स कितना है देख लीजिए, अगर हम क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से जाएंगे, मान लीजिए पहले कॉइल ऐसे था, अगर कॉइल ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन है, कॉइल ऐसे प्लेन में मैंने रखा, और कॉइल का जो एरिया वेक्टर है मैं मानता हूं वो भी उसी डायरेक्शन में। अगर एरिया वेक्टर, क्योंकि आप EMI एंड AC या जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो आप एरिया को वेक्टर बना के चलते हो, उसको असाइन करते हो डायरेक्शन, जैसे एरिया है तो इसको असाइन आपने डायरेक्शन की, दैट दिस इज द डायरेक्शन। इन द सेम फैशन कॉइल अगर ऐसे है, इसलिए मैंने हाथ का ये जो वाला साइड है उस डायरेक्शन में रखा, सो दैट एरिया की डायरेक्शन भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो इनिशियली थीटा 0 हो गया। फिर जब आप कॉइल 180 डिग्री रोटेट करोगे तो अब एरिया वेक्टर बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो थीटा हो गया 180। तो आप जानते हो कि फ्लक्स जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स होता है बराबर BA cos थीटा, फ्लक्स होता है BA cos थीटा, दैट्स मैग्नेटिक फील्ड एरिया एंड एंगल बिटवीन द टू। तो इनिशियली आपका कॉइल मैंने ऐसे प्लेस किया सच दैट एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 cos 0 इज 1, तो इनिशियल फ्लक्स जो होगा दैट इनिशियल फ्लक्स हो गया बराबर cos 0 1 है, तो इनिशियल फ्लक्स हो गया बराबर BA, इनिशियल फ्लक्स हो गया BA। और उसके बाद जब आप 180 डिग्री उसको रोटेट करोगे, अब थीटा 180 हुआ, cos 180 इज अगेन -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया BA, ठीक है, इट इज BA डिवाइडेड बाय R, तो ये हो गया बराबर 2BA डिवाइडेड बाय R। और चूंकि कॉइल के n टर्न्स है, इसमें n लिखा गया है, तो आपको मल्टीप्लाई करके चलना पड़ेगा n से, सो ये है चार्ज फ्लो इन द कॉइल, इट इज 2BAN बाय R, 2BAN बाय R। तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं है, और चौथे में देखिए 2BAN डिवाइडेड बाय R इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है इनिशियल फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, दैट्स चेंज इन फ्लक्स। फाइनली आपने क्या किया, पहले आपने एरिया वेक्टर ऐसे लिया, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 cos 0 होता है 1, तो सीधे हो गया BA। उसके बाद 180 डिग्री रोटेट हुआ, cos 180 -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, इट इज ट्वाइस ऑफ BA और n इज नंबर ऑफ टर्न्स, दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। बट दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लेके चलोगे और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया है दैट इज 0.025 टेस्ला, विच विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो अगर ये लूप है तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इन है, इट इज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू loop. The radius of the loop is made to shrink at a constant rate. Very important numerical, at a constant rate. तो आपको dr/dt दिया गया है, तो रेडियस जो है वो टाइम के साथ श्रिंक हो रहा है at a rate of 1 millimeter per second, 1 millimeter per second, which is itself equal 10⁻³ meter per second. तो ये है the induced EMF when the radius is 2 centimeter. तो सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप लिख सकते हो इट इज 2 × 10⁻² मीटर। तो ये है, हमें इंड्यूस्ड EMF निकालना है। देखिए जब भी एरिया चेंज होगा, जब भी एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो EMF डेवलप होगा। लेंस फैराडेज लॉ कहता है कि EMF होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और फिर मैं लिख सकता हूं इट इज d/dt ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स हो गया B × A, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, थीटा के बारे में कोई बात ही नहीं है, तो थीटा 0 cos 0 1 इट्स B है। तो फिर आप लिख सकते हो EMF इज इक्वल, इट इज B इज कांस्टेंट इन दिस केस, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज हो रहा है, इट इज d/dt ऑफ एरिया ऑफ दिस लूप। अगर इसका रेडियस में r लेके चलता हूं इट इज πr²। तो अब आप देखिए EMF हो गया बराबर, पाई बाहर आएगा तो ये होगा B π एंड इट इज d/dt ऑफ r²। तो अब आप जानते हो इसका डिफरेंशिएशन 2r, फिर dr/dt इंटरनल डिफरेंशिएशन,
तो EMF हो गया बराबर 2 बाहर आएगा, इट इज 2b पाई, और 2 कैसे बाहर आया, इट इज 2r, इट इज एक्चुअली 2r इंटू dr/dt। तो इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, जो आप जानते हो स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे, तो इतना पता होना चाहिए। अब आप वैल्यूज ड्रॉप करिए। 2 मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया 0.025, तो मैं लिखूं 0.025 पाई, हम फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। r जो है रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा इसको इधर। देखिए EMF का इक्वेशन जो है उसमें वैल्यूज ड्रॉप करेंगे। EMF हो गया 2, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0.025, एंड उसके बाद आपका पाई है, तो पाई हो गया फॉर एग्जांपल 3.14 ही हम ड्रॉप करते हैं इधर। r हो गया 2 इंटू 10⁻⁻2 रेडियस, और dr/dt का वैल्यू भी आपको प्रोवाइडेड है, इट इज 10⁻3। तो ये सारे वैल्यूज ड्रॉप करने के बाद अब आप EMF को देख लीजिए इधर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज 2 2s are 4, तो इट इज 4, और ये हो गया 25 इंटू 10⁻3, 25, क्योंकि आप 3 यहाँ कैरी करोगे, इट्स 10⁻3, और ये 3.14 उधर ही रखता हूँ मैं, 3.14, और उसके बाद जो आपका है ये हो गया 10⁻⁻5। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। EMF हो गया बराबर, ये हो गया 100, ये हो गया आपका 100, इट इज 25 एंड इट इज 4 5 20, 2 कैरी हुए, 4 5 20, 4 2 8, ये हो गया 100 के बराबर। देन इट इज 3.14 इंटू 10⁻, इट इज -8। तो EMF का वैल्यू जो आपका आएगा, इट इज 3.14 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसा तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, कहाँ गलती कर दी हमने। टू बी पाई, टू it is b, then it is pi, then it is r, and then it is dr/dt। तो ये हो गया 4, ये हो गया आपका 25, कहाँ गलती होगी, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3.14, इट इज एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड बाहर लाया मैंने, एरिया हो गया πr², पाई बाहर आया, देन इट इज dr/dt, 2 बाहर आके, तो इट इज पाई। अच्छा चलिए, तो पाई का वैल्यू यार पाई ही तो है, हम क्या कर रहे हैं इसमें, E इज इक्वल 3.14 ही तो पाई होता है। पाई एंड 10⁻⁻6 इज माइक्रोवोल्ट। तो हम वक्त ज़ाया कर रहे थे, आपका आंसर पाई में है, मैंने पाई का वैल्यू ड्रॉप किया था, पाई ही तो 3.14 होता है, एंड इट्स 10⁻⁻6, तो पाई माइक्रोवोल्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये चीज़ें होती रहती है, इसीलिए प्रैक्टिस मोर एंड मोर, है ना। इवन आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस हम फिर भी देख रहे थे कि हमने क्या क्या गलती कहाँ की। दैट इज व्हाट इज एंट्रेंस ऑल अबाउट। तो यहाँ पे अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखना पड़ता है, और तब जाके जो है चीज़ें आप टाइम पे कर सकते हो। इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। तो फ्रीक्वेंसी दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, एंड विद एम्पलीट्यूड दिस, एम्पलीट्यूड भी दिया है, द वेव लेंथ ऑफ द वेव इज। तो आपको पता होना चाहिए दैट स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज न्यू लैम्डा। तो आपको लैम्डा निकालना है, इट इज c/न्यू। c होता है बराबर 3 इंटू 10⁸, एंड न्यू आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज 2 इंटू 10⁻10। तो ये हुआ 1.5, और ये ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा हो गया बराबर 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर शुड बी द आंसर। 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आंसर इसका है। बहुत आसान क्वेश्चन है। द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय। तो आपको पता होना चाहिए टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्ट्रीब्यूट्स एनर्जी इक्वली इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड और फिर आप जानते हो जो टोटल एनर्जी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E², और जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है दैट इज B²/2μ0। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपने कैपेसिटर से लेके इंडक्टर में पढ़ा होता है। कैपेसिटर में भी एनर्जी होता है हाफ ऑफ CV², एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E², बिल्कुल। और फिर इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज B²/2μ0, एक्चुअली होता है हाफ ऑफ Li², और फिर जब वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो ये रिड्यूस होता है B²/2μ0। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E², एंड इट इज B²/2μ0। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड एज। तो आपको पता होना चाहिए दैट C इज इक्वल E0/B0। तो अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप चेक करना चाहते हो, वो होता है बराबर दैट पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर इस हिसाब से, और हम जानते हैं साइमल्टेनियसली आल्सो दैट C होता है बराबर वैक्यूम में, इट इज 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट।
दिस इज अगेन द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो पता चला B इज इक्वल E टाइम्स रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, E इंटू रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ फॉर्मूलाज का पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इन द मैग्नेटिक इफ द मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट। देखो ये बोलता अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता, तो हमें पता है मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और जब मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो आपको पता होना चाहिए तब जाके ये इक्वेशन वैलिड होती है, व्हेन मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कमिंग आउट इज देन इक्वल टू 0। बट अगर मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करेंगे देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल्स इक्वेशन इज टू बी मॉडिफाइड। मैक्सवेल ने आपके फिजिक्स में 4 इक्वेशंस दी है, तो वो इक्वेशन जो आपको मॉडिफाई करने के लायक हो जाएगी वो यही इक्वेशन होगी, क्योंकि ये तब वैलिड है जब आपके मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं, और मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं ये हम जानते हैं, और ये इक्वेशन फिर ट्रू है। बट अगर मैग्नेटिक मोनोपोल जैसे इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज और इंडिविजुअल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो गया, तब उस सूरत में ये इक्वेशन जो है आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी, तब जाके आंसर 0 नहीं होगा। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, इन एन apparatus the electric field was found to oscillate with an amplitude of this, the magnitude of the oscillating magnetic field is। तो आपको पता होना चाहिए, C हो गया फिर से, it is E naught by B naught, peak value of electric field to the magnetic field। तो आपको B naught ही निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेशन निकालना है, तो यहाँ B naught हो गया बराबर E naught डिवाइडेड बाई C। E naught का वैल्यू आपको 18 प्रोवाइडेड है, C हम सब जानते हैं 3 × 10⁻8 होता है, तो 3 6 = 18, तो आंसर शुड बी 6 × 10⁻8। इट इज टेस्ला शुड बी द राइट आंसर। तो इसका आंसर होना चाहिए 6 × 10⁻8। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उसके बाद द वेव फंक्शन इन एसआई यूनिट फॉर अ लाइट वेव इज गिवन एज। तो ये आपको एक वेव फंक्शन आपको दिया गया है लाइट वेव का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज इक्वल। तो आपको पता होना चाहिए जब भी ऐसी इक्वेशन आती है तो उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो है इक्वेट कर देते हैं, एंड दैट इज equal to a sin of it is kx minus omega t। सो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा से आएगा। तो यहाँ पे आप चेक करिए अपने क्वेश्चन में, ओमेगा जो है वो ये है, बट बच्चे जब 9 × 10⁻14 लेते हैं तो ये जो साइन के साथ पाई है, पाई इसको भी मल्टीप्लाई होगा के वाले फैक्टर में भी, और ये ओमेगा वाले फैक्टर में भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे केस में यहाँ ओमेगा जो है वो बराबर है, फिर पाई अंदर जाएगा तो ये बनेगा पाई इंटू 9 × 10⁻14, क्योंकि टी जो है बिल्कुल सेम है, बाकी ओमेगा होना चाहिए, बट ये पाई आप भूलेंगे नहीं, पाई आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओमेगा आप सब जानते हो 2 पाई न्यू होता है, ये हो गया पाई इंटू 9 × 10⁻14। पाई पहली फुर्सत में निकल जाएगा, न्यू हो गया बराबर 4.5, क्योंकि 9/2 इज 4.5 × 10⁻14 हर्ट्ज शुड बी द राइट आंसर। 4.5 × 10⁻14 हर्ट्ज शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, a proton, neutron and an alpha particle are accelerated by the same potential। तो पोटेंशियल वाली इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। enters in uniform magnetic field, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है परपेंडिकुलरली, then the ratio of radii of circular path। कोई भी चार्जेड पार्टिकल जब एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्जेड पार्टिकल हमेशा सर्कुलर ट्रैक लेता है, और आप जानते हो उसका रेडियस का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है mv/qb। हम आगे कैरी करते हैं, और आपने ये पढ़ा होगा जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म में ये चीज पढ़ते हो, तो चूंकि पोटेंशियल की बात है, m मास है, v इज वेलोसिटी इन दिस इक्वेशन, तो जब आपने ये पढ़ा होगा कि मोमेंटम हम लिख सकते हैं इट इज 2m × काइनेटिक एनर्जी। तो ये शेप भी आपने इस इक्वेशन का पढ़ा होगा। फिर से ब्रेक करना है, काइनेटिक एनर्जी होता है बराबर qv, वेयर q इज चार्ज ऑफ द चार्जेड पार्टिकल एंड v इज द पोटेंशियल, जिससे आपने इसको एक्सेलरेट किया। तो ये इक्वेशन और मॉडिफाई होगी, और ये अपने स्टैंडर्ड इक्वेशंस में आपने पढ़ा होगा 2m काइनेटिक एनर्जी के बदले इट इज qv डिवाइडेड बाय qb। कोई बच्चा ये कंफ्यूज ना हो जाए, ये v वेलोसिटी है इधर और ये v यहां पोटेंशियल है। अब आपके क्वेश्चन में 3 चार्जेड पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, और सेम मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड में है तो हम कांस्टेंट चीजों को यहां
कैंसिल कर देते हैं सो दैट हमारा प्रोपोर्शनलिटी बच जाता है और चीज़ें आसान हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, टू सेम है। अब टू सेम है तो सर मास भी डिफरेंट है, चार्ज भी डिफरेंट है, पोटेंशियल सेम पोटेंशियल डिफरेंस से भी एक्सेलरेट किया, वी भी सेम है, तो इक्वेशन प्रोपोर्शनलिटी रिड्यूस हुई, रूट ऑफ एम क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना जिसमें आपकी प्रोपोर्शनलिटी रिड्यूस करके चलते हो तो आपका कैलकुलेशन आसान होता है। अब रेडियस ऑफ पाथ निकालना है तो आर प्रोटॉन इज टू आर दूसरा पार्टिकल ड्यूट्रॉन है इज टू आर अल्फा पार्टिकल। अब आप आराम से चीजें इसमें ड्रॉप करिए। देखिए पहले पार्टिकल के लिए प्रोटॉन के लिए आपका रूट ऑफ, तो प्रोटॉन का मास अगर 1 यूनिट है, चार्ज भी 1 यूनिट होता है और चार्ज फिर से 1 यूनिट होता है, इट्स डिवाइडेड बाय ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का मास होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन 2, चार्ज प्रोटॉन ड्यूट्रॉन बराबर होता है और चार्ज बराबर होता है इस टू। अब आपका लास्ट अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का आपको पता होना चाहिए मास 4 यूनिट्स होता है, चार्ज 2 यूनिट्स होता है, डिवाइड बाय चार्ज 2 यूनिट्स होता है। अब आप आराम से कैंसिलेशन कर सकते हो और आपका आंसर बाहर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा इस टू रूट 2, ये हो जाएगा 8 होता है 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, इट इज ओनली रूट 2। सो दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आप मैथमेटिक्स कर सकते हो, 1 इज टू रूट 2 इज टू रूट 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप ये जानते हो कि चार्ज कितना है और मास कितना है इन चार्जेड पार्टिकल्स का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट्स अ वायर PQRST। तो यू आर हैविंग अ वायर एक्चुअली हियर एंड इट इज PQRST इज कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो इसमें जो करंट चल रही है वो 5 एम्पियर प्रोवाइडेड है। तो करंट इस वायर में 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 टेस्ला का है एज शोन द फिगर। इफ द लेंथ ऑफ द पार्ट QR इज 4 सेंटीमीटर, तो QR पार्ट का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। इट इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, तो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर अगेन। इट इज 4 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द वायर QR और फिर एंड लेंथ ऑफ द वायर SR जो है दैट इज SR ये हो गया, तो ये आपको 6 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड है। Then the magnetic force on SR edge of the wire is, तो you have to calculate force on this SR edge जो है, जो ये हिस्सा इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना करंट कैरिंग कंडक्टर वो होता है ILB sin थीटा। तो आपको अगर I करंट, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल पता है, यू कैन कैलकुलेट इट। देखिए करंट हमें पता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी पता है, तो लेंथ भी पता है वो 6 सेंटीमीटर है, बट एंगल कितना है, एंगल आप कैसे निकालोगे। देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वायर ऐसे करंट कैरी कर रही है, तो हम ये एंगल जो निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये एंगल मैं मानता हूं थीटा। अब ये कैसे निकालोगे आप, देखो इस ट्राइंगल में एक राइट एंगुलर ट्राइंगल बनी, तो अगर आपको ये थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा हम आराम से निकाल सकते हैं और साइन थीटा हो गया बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज 4/6। 4/6 होता है 2/3। तो आपने साइन थीटा भी डेवलप किया। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज ड्रॉप करेंगे। फोर्स हो गया करंट, करंट हो गया 5, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है इस कंडक्टर का इट इज 6 सेंटीमीटर, तो डिवाइड बाय 100 आप भूल नहीं सकते। मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला का है और साइन ऑफ थीटा जो है दैट इज 2/3। तो अब आप लीजिए इट इज 2 3 इट इज 6 ईयर, इट इज 2 3 इज 6 ईयर और फिर ये हो गया 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, सो F हो गया बराबर 40 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 0 निकल जाएगा। आंसर शुड बी 0.4 न्यूटन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दिस इज द वे टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस। उसके बाद ये तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है बट इट्स इंपॉर्टेंट, पता नहीं ये क्यों पूछा जाता है एंट्रेंस में। आप देखोगे अपने नीट चैंपियन से लेके जितने भी मॉड्यूल्स है, क्वेश्चन आपको हर एक मॉड्यूल या हर एक न्यूमेरिकल बुक में मिलेगा। दैट इज 2 लॉन्ग थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d आर कैरिंग करंट ईच 1 एम्पियर I एम्पियर। के पास 2 वायर्स है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, 2 थिन लॉन्ग वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। इनके बीच में जो दूरी है वो प्रोवाइडेड है वो d है एंड आर कैरिंग करंट I एम्पियर ईच। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर इज, तो इसमें भी करंट I जा रहा है, इसमें भी करंट I जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली I1 I2 होता है जब हम क्लास 12th में पढ़ाते हैं, एंट्रेंस में पढ़ाते हैं, और फोर्स पर यूनिट लेंथ जो फॉर्मूला होता है वो होता है बराबर μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd। तो ये 12th क्लास बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये डेरिवेशन पूछी जाती है और आपने एंट्रेंस में भी पढ़ा होगा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर सिर्फ फोर्स पूछता तो लेंथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, बट आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया क्योंकि दोनों में करंट सेम है, तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा बराबर इट इज μ0 I1 I2 हो गया नाउ I2 क्योंकि करंट सेम है डिवाइडेड बाई 2πd। तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। इट इज μ0 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। इट इज फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं 2πd,
तो फोर्थ ऑप्शन है म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई डी, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उसके बाद है इन द फॉलोइंग सर्किट द वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एट एफ इक्वल 0, मतलब जब फ्रीक्वेंसी 0 है एंड एफ इक्वल इन्फिनिटी विल बी रेस्पेक्टली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका एक एलसीआर सर्किट है। देखिए ये एल है, ये सी है, ये आर है, इन वैल्यूज की जरूरत नहीं है, एक एलसीआर सर्किट है। आपको बोलना है कि जब फ्रीक्वेंसी 0 थी तब कितनी करंट चल रही थी सर्किट में, और जब फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट थी तब कितनी करंट सर्किट में चलेगी। इसका एक स्मार्ट तरीका है, देखो मैं स्मार्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, स्मार्ट वे। जो बच्चा अच्छा पढ़ के जाता है ना वो इसको ऐसे ही करता है, और जो अच्छा पढ़ के नहीं जाता वो फॉर्मूलाज पे काम करता है। पहले आप स्मार्ट वे देखो। स्मार्ट वे, जब आपने सर्किट में आपने करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया होगा तो आपको टीचर ने पढ़ाया होगा आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी या ओमेगा भी लिखते हैं, और वो ग्राफ ऑब्टेन हुआ होगा ऐसा। तो दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ, और पता है आपको इस ग्राफ में ये जो यहाँ पे जो है पीक वैल्यू ऑफ करंट चलता है, एंड देयर इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। उस वक्त करंट मैक्सिमम होता है। अब आप देखिए जब फ्रीक्वेंसी 0 थी तो यहां पता चला जब फ्रीक्वेंसी 0 थी तो करंट 0 थी, क्योंकि ग्राफ में 0 है। और जब फ्रीक्वेंसी इनफिनाइट हो जाएगी तो ग्राफ तो फॉल कर रहा है, जब फ्रीक्वेंसी इनफिनाइट होगी तो करंट फिर से 0 रीच कर रही है। तो ये ग्राफ ही आपको बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी 0 पे भी करंट 0 है, और फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी पे भी आपका करंट 0 है। तो ग्राफ आपको बोल रहा है, तो इसका आंसर होना चाहिए सेकंड ऑप्शन 0 एंड 0 एम्पियर। तो दिस इज द वे टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस इज द स्मार्ट वे टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। अगर आप ये ग्राफ जानते हो, नॉलेज है आपको एसी में, तो आप इस न्यूमेरिकल को सस्ते में निकाल सकते हो। दैट फ्रीक्वेंसी 0 पे भी और फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी पे भी एलसीआर सर्किट में करंट जो है वो 0 हो जाती है, क्योंकि उस वक्त एक्सएल जो है एक्सी के बराबर होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करता है। और फिर मैं रेजोनेंस की कंडीशन आपको पढ़ा रहा हूं, बट इनिशियली जब फ्रीक्वेंसी 0 है तब इनमें इस सर्किट में जो है आपका जब फ्रीक्वेंसी 0 है तब या आपका इंडक्टर जो है वो ओपन हो जाता है, या फ्रीक्वेंसी जब इन्फिनिटी है मान लीजिए उस वक्त कैपेसिटर आपका ओपन हो जाता है। मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाता हूं जिसमें आपको क्लियर होगा। देखो आपको पता होना चाहिए जो एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इट इज ओमेगा एल। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू एल। अब आप मुझे बोलिए जब फ्रीक्वेंसी 0 थी, जब फ्रीक्वेंसी 0 थी या फ्रीक्वेंसी हम इनफिनाइट ले, चलिए हम फ्रीक्वेंसी इनफिनाइट के लिए, क्योंकि एक्सेल वहीं पे बिहेव करेगा। जब फ्रीक्वेंसी इनफिनाइट थी तो मैं लिखूंगा व्हेन न्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये सारा इन्फिनिटी होगा, तो एक्सएल इज इक्वल टू इनफिनाइट। तो ये तो इनफिनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और जब ये इनफिनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो ये ओपन हो जाएगा, और जब सर्किट ओपन हो जाता है तो करंट 0 हो गई, खेल खत्म। तो मतलब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी पे आपका इंडक्टर जो है वो ओपन होगा, क्योंकि ह्यूज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसी तरह एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है बच्चों 1 बाई ओमेगा सी, वो होता है बराबर 1 बाई 2 पाई न्यू सी। अब मुझे बोलो व्हेन फ्रीक्वेंसी वाज 0, जब फ्रीक्वेंसी 0 थी, ये वाला पॉइंट व्हेन फ्रीक्वेंसी 0, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इट इज इनफिनाइट। तो ये इनफिनाइट होगा तो अगेन इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। तो अब आपको क्लियर हुआ कि जब फ्रीक्वेंसी 0 था तब कैपेसिटर ओपन सर्किट में चला गया, और जब फ्रीक्वेंसी इनफिनाइट हुआ तब इंडक्टर ओपन सर्किट में चला गया, बट करंट सर्किट में 0 रिड्यूस हुआ। तो 2 वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले जेडब्ल्यू में पूछा गया, फिर जो है आजकल नीट में भी बड़ा फेवरेट है, और इसको कैसे करें इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट। तो आपका एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसमें आर प्रोवाइडेड है 200 ओम एंड द वोल्टेज सोर्स एंड द वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाईज। तो वोल्टेज आपको 220 वोल्ट दिया गया, और सप्लाई जो है 50, फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज रेस्पेक्टली है। ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस, अगर आप इसमें से कैपेसिटेंस को बाहर ले रहे हैं, ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30। ऑन टेकिंग आउट द इंडक्टर फ्रॉम द सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30। द पावर डिसिपेटेड। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की होती है ना उसको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जल्दी समझ आती है। आपको फेजर्स क्लियर होने चाहिए, और फेजर्स में आप जानते हो कि अगर प्योर सर्किट की बात करें तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आप जानते हो कि अगर ये आपका करंट है तो रेजिस्टेंस इसी पे लाई करता है। देखिए इसमें एक चीज़ हम इसमें पहले वापस जाते हैं एंड देन विल कम बैक सो दैट ये जो है मार्कर अच्छे से बिहेव करे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर एलिमेंट्स में अगर दिस इज करंट तो आपका पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस इसी पे लाई करता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है तो पोटेंशियल लीड करता है। जब पोटेंशियल लीड करता है, वीएल लीड करता है, इसका मतलब यहां से एक्सएल लीड करेगा, क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट में पोटेंशियल लीड करता है करंट को 90 डिग्री से। जब पोटेंशियल लीड करता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस लीड करता है।
जो हम इंपीडेंस यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, इन द सेम फैशन जब प्योर कैपेसिटिव हो तो करंट लीड करता है पोटेंशियल से, कैपेसिटिव पोटेंशियल से बाय 90 डिग्री। प्योर केस में मैं बोल रहा हूँ तो XC भी लैग करेगा करंट से। तो ये प्योर सर्किट की बात थी, जब प्योर रेजिस्टिव था, जब प्योर इंडक्टिव था, जब प्योर कैपेसिटिव है। मैंने मर्ज करके पढ़ाई, हम क्लासरूम प्रोग्राम में डिटेल्ड पढ़ाते हैं। अब आप क्वेश्चन के पार्ट को उठा के देखिए, ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट। अब आपने कैपेसिटेंस निकाला, जाहिर सी बात है जब कैपेसिटेंस बाहर निकाला इंडक्टेंस ही लीड करेगा, बट ये इम्प्योर सर्किट है। तो ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30। करंट लैग बिहाइंड करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि पोटेंशियल लीड करता है, द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30। तो उस केस में आपका जो है 30 डिग्री वाला एंगल प्रोवाइडेड है, क्योंकि करंट लैग कर रहा है, पोटेंशियल लीड कर रहा है। तो पोटेंशियल लीड कर रहा है तो इसका मतलब इंडक्टेंस लीड कर रहा है करंट को बाय 90 डिग्री 30 डिग्री, इट इज प्रोवाइडेड। इन द सेम फैशन फिर क्या बोला गया है, तो ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट, जब आपने कैपेसिटेंस बाहर निकाला तो ये लीड करता है इम्प्योर सर्किट में 90 डिग्री से नहीं, किसी और एंगल से, और वो एंगल 30 डिग्री प्रोवाइडेड है फ्रॉम द सर्किट। द करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 30 डिग्री। फिर क्या बोला गया, ऑन टेकिंग आउट द इंडक्टेंस फ्रॉम द सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30। अब आपने इंडक्टेंस बाहर निकाला, अब करंट ही तो लीड करेगा। प्योर केस में 90 से, इम्प्योर केस में फिर से आपको एंगल प्रोवाइडेड दिया गया है, वो एंगल भी बाय द वे 30 डिग्री ही प्रोवाइड कर दिया गया है। द पावर डिसिपेटेड। जब आप इस सर्किट को आराम से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अगर यहां पे XL निकालूं, तो अगर मैं यहां पे XL निकालूं इस केस में, तो मैं इसको शिफ्टिंग से यहां ड्रॉप कर सकता हूं। तो ये आपका XL इधर आ गया। तो आपको पता होना चाहिए द tan ऑफ थीटा होता है बराबर, तो मैं लिखूं tan ऑफ 30 डिग्री हो गया बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया XL डिवाइडेड बाय R, tan ऑफ 30 होता है 1/√3 इज इक्वल इट इज XL डिवाइडेड बाय R। तो पता चला XL जो है वो हो गया R/√3। तो हमने XL निकाला। फिर जब आप नीचे वाले पार्ट को देखेंगे तो यहां पे भी tan थीटा, अगर मैं ये XC यहां निकाल दूं तो ये शिफ्टिंग से मैं यहां ड्रॉप कर सकता हूं, तो मेरा XC ये आ गया, और इस ट्रायंगल से tan ऑफ 30 डिग्री अगेन इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज XC/R। तो फिर से ये हो गया 1/√3, और पता चला XC भी हो गया बराबर R/√3। तो आपका XL जो है वो XC के बराबर आया। तब कब होता है XL इज इक्वल XC, कब होता है, व्हेन सर्किट इज इन रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंट सर्किट है, और जब रेजोनेंट सर्किट होता है XL XC को उड़ा देता है। आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, और फिर पावर कंज्यूम्ड हो जाता है बराबर पावर कंज्यूम्ड। अब आप जब ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो आप चाहे I²R यूज करिए या V²/R यूज करिए, क्योंकि आपको पोटेंशियल प्रोवाइडेड है तो हम लिखेंगे V²/R, अदरवाइज I²R भी वैलिड था। अब V² हो गया बराबर 220 × 220 डिवाइडेड बाय R। R आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 200। तो अगर आप 0 0 0 0 निकाल दें तो ये हो गया बराबर 11 एंड देन इट इज इक्वल टू 242 वाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑप्शन नंबर 4। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज आपको इतना याद रखना है कि ऑन टेकिंग आउट कैपेसिटर एंड ऑन टेकिंग आउट इंडक्टर, ऐसी लैंग्वेज देखिए, आपको सिर्फ एंगल्स देखने, अगर वो एंगल बराबर हुए तो आपका XL XC के बराबर आ जाएगा, प्योरली रेजोनेंस कंडीशन डेवलप होगी, और रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, और पावर की फॉर्मूला रिड्यूस होती है बिल्कुल DC सर्किट की जैसे, दैट्स I²R या V²/R, जो कि करंट नहीं पोटेंशियल दिया गया, इसलिए V²/R फॉर्मूला से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, द सर्किट इन द सेल इन द सर्किट शोन द फिगर इज आइडियल। तो ये सेल जो है आइडियल है, मतलब इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद द कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 4 मिली हेनरी, तो इंडक्टेंस इज प्रोवाइडेड, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 मिली ओम, तो रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रोवाइडेड। द स्विच इज क्लोज्ड एट t = 0, तो आपने इसको t0 पे क्लोज कर दिया, और फिर करंट ग्रो होना स्टार्ट करेगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट t = 2 सेकंड्स। तो आपको बोलना है 2 सेकंड में, टाइम 2 सेकंड पे इसने एनर्जी कितनी स्टोर की होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होता है बराबर ½ ऑफ Li²। तो हमें L प्रोवाइडेड है, L तो प्रोवाइडेड है, हमें करंट का इंतजाम करना पड़ेगा, और हम जानते हैं दैट इन केस ऑफ एन LR सर्किट तो करंट का इक्वेशन जो होता है ग्रोइंग करंट का, दैट्स I = I0 1 - e⁻ t/τ। तो अब आप चीजों का इंतजाम करिए और देखिए, पहले हमें इसमें रिक्वायरमेंट है I0 का। I0 होता है बराबर दैट पीक वैल्यू ऑफ EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पीक वैल्यू ऑफ EMF जो मैक्सिमम पोटेंशियल है दैट्स 2, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस सर्किट प्रोवाइड कर रहा है दैट्स
2 मिली ओम, दैट्स 10 रेज़ पावर -3, 2 चला गया, 10 रेज़ पावर -3 ऊपर गया और ये बना 1000 एम्पियर, मतलब आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट इस सर्किट में जो है वो 1000 एम्पियर है। उसके बाद अगर आप देखोगे आई इज इक्वल, अब इस इक्वेशन से हम आई निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है आई की, तो ये आई नॉट हो गया 1000, ये हो गया 1000, इट्स 1 माइनस ई रेज़ पावर -t बाई टाउ, माइनस टी जो है वो 2 सेकंड की बात की गई है और टाउ जो है, टाउ आपको पता होना चाहिए, टाउ फॉर एन एलआर सर्किट जो है वो L बाई आर होता है। अब आप L देखिए, L इज प्रोवाइडेड 4 मिली एंड R इज प्रोवाइडेड 2 मिली, तो मिली मिली कैंसिल आउट होकर हमें कन्वर्जन नहीं करना है, इट्स 2, टाउ इज 2, तो ये भी 2 है और 2 2 होता है, दैट्स 1। I इज इक्वल, ये हुआ 1000 और ये हुआ 1 माइनस ई रेज़ पावर -1, तो ये बनेगा 1 बाई ई। अब अगर आप न्यूमेरिकल को देखेंगे उसमें आपको ई रेज़ पावर 1 दिया है 3 के बराबर, तो ई रेज़ पावर 1 3 के बराबर, आई हो गया बराबर 10 रेज़ पावर 3, दैट्स 1000, 1 माइनस 1 बाई ई के बदले 3, तो ये हुआ 3 1 3 माइनस 1 इज 2 बाई 3, आई हो गया बराबर 2 बाई 3 इंटू 10 रेज़ पावर 3 एम्पियर इज द करंट। अब आप एनर्जी आराम से निकाल सकते हो और एनर्जी का फॉर्मूला जो आपके पास है हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, एल आपको प्रोवाइडेड है 4 मिली हेनरी 10 रेज़ पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई आपने आई निकाला और आई है इट इज 2 बाई 3 इंटू 10 रेज़्ड पावर इंटू 10 रेज़्ड पावर 3। तो अब आप यहां पे देखिए कैंसिलेशन होगी, 10 रेज़्ड पावर -3 10 रेज़्ड पावर -3 जो है आई जो है आपका 1000 आ गया है, यस 2 बाई 3, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, अभी तक कोई गलती नहीं किया हमने। इट इज़ 2 कैंसल आउट होगा और ये हो जाएगा 4 बाई 3, इट इज़ 4 बाई 3, यू इज इक्वल 4 बाई 3 इंटू 4 बाई 3 इंटू इट इज़ 10 रेज़ पावर -3 कैंसल आउट, 4 बाई 3 जूल शुड बी द राइट आंसर, 4 बाई 3 जूल। मैंने गलती की कहीं, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, हाफ ऑफ एल, एल इज़ 4 मिली हेनरी एंड आई स्क्वायर बच्चों गलती कर दी, देखिए आई स्क्वायर तो भूल ही गए हम उसको डालना, इस पे स्क्वायर है, तो अब आप सॉल्व करिए, ये हो गया बराबर इट इज़ 2 2 4, चलिए हुआ 2 इंटू 10 रेज़ पावर -3 और ये इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6, तो देख लीजिए आप, ये हो गया आपका 4 2 8, एनर्जी स्टोरेड इज 8 बाई 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 में से 10 रेज़्ड पावर 3 -3 इट इज़ जूल, सो आंसर शुड बी 8 बाई 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3 जूल, 8 बाई 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3 जूल जो है 8 बाई 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3 जूल, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो पहले आपने एलआर सर्किट में करंट पीक वैल्यू निकाला, फिर जो ग्रोइंग करंट थी किस टाइम पे निकालना था और उसके बाद एनर्जी स्टोरेज जो है आपका आगे आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, इन द सर्किट द फाइनल करंट थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस व्हेन सर्किट इज कंप्लीटेड। देखो फाइनल करंट हो गया व्हेन आपका जो टाइम है वो इन्फिनाइट हो चुका है, और जब टाइम इन्फिनाइट होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि जब टाइम इन्फिनाइट होता है इट विल एक्ट एज अ वायर, क्योंकि आप जानते हो एक्सएल जो होता है वो ओमेगा एल होता है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू एल और ये होता है 2 पाई बाई टी इंटू एल। तो अब आप मुझे बोलिए एल जब टाइम इन्फिनाइट हुआ, क्योंकि आपको बोला गया द फाइनल करंट दैट्स अ टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कुछ ही मिली सेकंड के बाद आता है, जब टाइम इन्फिनाइट हो गया तो ये इन्फिनाइट एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0, तो एक्सएल जो है आपका 0 हो गया, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज 0, तो इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, ये बिल्कुल एक शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है। इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट, एक्सएल 0 मतलब इंडक्टेंस कोई रेजिस्टेंस ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ये शॉर्ट सर्किट की अलामत होते हैं। और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, अगर करंट यहां से निकली, यहां से गई, उसके पास अब दो पाथ है, यहां से रेजिस्टेंस है और यहां से रेजिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करता है, तो पूरी करंट यहां से निकल के आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। और अगर आपको करंट इस सिचुएशन में निकालना, दैट्स पोटेंशियल इज 3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ये हो गया 30, तो करंट तो यहां से गई, ये रेजिस्टेंस तो आउट ऑफ कैलकुलेशन चला गया, इट इज 1/10 एंड आंसर इज 0.1 एम्पियर शुड बी द राइट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए एट टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी एंड इंडक्टर बिहेव्स एज अ शॉर्ट वायर, शॉर्ट सर्किट, तो एक वायर की तरह बिहेव करता है, रेजिस्टेंस लेस वायर की तरह बिहेव करता है, और उस वक्त जो है करंट यहां बाईपास हुई, क्योंकि करंट के पास चॉइस थी यहां से जाना, करंट हमेशा वो पाथ लेता है जिसमें रेजिस्टेंस लीस्ट होती है, ये इसका कंसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 98%, तो एफिशिएंसी जो है 98% मतलब 98/100, तो एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर प्रोवाइडेड है आपको। उसके बाद आपसे पूछा गया द प्राइमरी वोल्टेज, तो आपको दैट्स ईपी, द प्राइमरी वोल्टेज एंड करंट, आपको आईपी, ये चीजें प्रोवाइडेड है शायद। द प्राइमरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट एंड द प्राइमरी करंट इज 6 एम्पियर। हमसे पूछा गया है इफ द सेकेंडरी वोल्टेज, तो आपको ES प्रोवाइडेड है, ES आपको प्रोवाइडेड है 100 वोल्ट, हमसे IS पूछा गया है, IS पूछा गया सेकेंडरी करंट। तो आपको ट्रांसफार्मर का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए, इट इज EP by ES, EP by ES इज इक्वल, या ES by EP,
जो भी आपको अच्छा लगे, ई एस बाई ई पी सेकेंडरी में लेते हैं हम, इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू नीटा टाइम्स, दिस इज द एक्यूरेट इक्वेशन, इट इज आई पी बाई आई एस इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। तो बच्चे क्या है वो 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर की बात करते हैं और नीटा याद नहीं करते कि किस पोजीशन पे है, नीटा करंट के साथ आपको मिलेगा। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बात ही नहीं है, हम सीधे वैल्यूज ड्रॉप करेंगे और वैल्यूज है ई एस। ई एस आप देख लीजिए, आपको ई एस प्रोवाइडेड है 100 और आपको ई पी भी प्रोवाइडेड है और ई पी प्रोवाइडेड है 200, इज इक्वल नीटा आपको 98%, दैट्स 98 बाय 100। आई पी आपको शायद निकालना है, नहीं आई एस निकालना, आई पी इज प्रोवाइडेड 6 और आई पी आपको निकालना है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये और ये निकल गया पतली गली से, आई पी जो है इज इक्वल हो गया, इज इक्वल हो गया 2 ऊपर जाएगा, 6 2 12, इट्स 98 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100। अब सर अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अगर आप ऑप्शंस को उठा के देखेंगे और यहां पे देखेंगे 98 अगर मैं 100 के बराबर ऑलमोस्ट इक्वल कर दूं तो आपका 98 100 जो है वो कैंसिल आउट होगा। तो आंसर 12 होना चाहिए, मगर हमें पता है कि ऊपर 98 था नीचे 100 था, तो 12 से थोड़ा कम आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शंस में 12 से थोड़ा कम ऑप्शन जो है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 है। 12 से ज्यादा वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि नीचे 100 है ऊपर 98 है और ये तो फिर बहुत नीचे है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अदरवाइज इफ यू आर गुड इन डूइंग मैथमेटिक्स यू कैन मल्टीप्लाई 98 विद 12 डिवाइड बाय 100, आपका आंसर 11.76 ही रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ कॉपर डिस्क ऑफ डायमीटर। तो आपके पास एक कॉपर डिस्क है जिसका डायमीटर आपको प्रोवाइडेड है और वो डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड है। तो डायमीटर इज प्रोवाइडेड मिक्स टू 1200 रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो आपका जो रिवोल्यूशंस पर मिनट है वो 1200 आरपीएम है और जब भी रिवोल्यूशंस पर मिनट आपको आरपीएस सेकंड्स में लाना होता है तो इसको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये रिवोल्यूशंस पर सेकंड में कन्वर्ट होता है। स्टैंडर्ड यूनिट्स अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब अगर ये एक्सिस है और उस पे ये रोटेट कर रहा है विद दिस मच ऑफ आरपीएम और विद दिस मच ऑफ आरपीएस इस एक्सिस पे, और आपको बोला गया इट्स पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड या तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स है या तो आउटवर्ड्स है। तो मान लीजिए परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स है और एक्सिस के पैरेलल में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। उसका वैल्यू दिया गया है 10⁻⁻² टेस्ला। हमसे पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड द एज ऑफ द डिस्क इज, तो सेंटर और एज में पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि रोटेटिंग डिस्क का जो ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बी आर स्क्वायर ओमेगा, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ईएमएफ हो गया हाफ ऑफ बी। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आप देख लीजिए 10⁻⁻² दिया गया है आर स्क्वायर। तो आर आप देख लीजिए आर जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा, तो इट इज 10 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर आपको बोलना है डायमीटर का आधा रेडियस होता है और ओमेगा आपको दिया गया है एंड दैट्स प्रोवाइडेड इक्वल 1200 इंटू 2 पाई बाई 60। तो ये है आपका फॉर्मूला जिसमें आप जब आप मैथमेटिक्स करोगे आपका आंसर जो है वो बाहर आना चाहिए। तो 0 0 यहाँ एक निकल जाएगा और फिर आप देखो यहाँ पे भी 1 0 निकल जाएगा और फिर ये हुआ 2 3 6, 2 3 6, इट इज 2 4 12, तो यहाँ 40 आ गया आपका। तो ये हुआ 2 20 दैट्स 40। तो ईएमएफ आ जाएगा इट इज 20 और फिर ये पाई बचा, इट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय, अब आप आराम से देखिए ये हो गया 10⁻⁻² ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻², 10⁻⁻², 10⁻⁻⁴ के बराबर आ जाएगा। पाई इसमें से निकालना है तो ये 10⁻³ और ये हो गया बराबर E इज इक्वल 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ तो अगर आप देखोगे ईएमएफ जो होगा दैट इज 6.28 इंटू 10⁻³ वोल्ट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज 6.28 इंटू 10⁻³ वोल्ट, 6.28 इंटू 10⁻³ वोल्ट इज द राइट आंसर। तो दिस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल कॉइल ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज कॉइल ऑफ रेडियस। तो हमारे पास एक स्मॉल कॉइल है जिसका रेडियस आर है और आपने इसको कोएक्सियली प्लेस किया इन ऑफ रेडियस कैपिटल आर। उसके बाद हमसे पूछा गया वायर आर इज ग्रेटर देन आर, तो वो तो हमने बनाया। द टू कॉइल्स आर कोप्लेनर, बिल्कुल कोप्लेनर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इज प्रोपोर्शनल टू, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है। मान लीजिए यहाँ पे इस कॉइल में प्राइमरी करंट फ्लो कर रही है। जब करंट फ्लो करती है दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी करंट और इस प्राइमरी करंट का मैग्नेटिक सेंटर पे होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी, क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल हो गई। फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी इज बिकॉज ऑफ दैट इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्राइमरी, क्योंकि करंट प्राइमरी में चल रही तो उसी का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाय दैट मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सेकेंडरी। तो आपका जो फ्लक्स है दैट इज बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर की तरफ लिंक्ड है और मान लीजिए इसका जो एरिया वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में थीटा 0 है, बट मैग्नेटिक फील्ड आप प्राइमरी कॉइल का लोगे
क्योंकि करंट उसी की है, और एरिया सेकेंडरी कॉइल का लोगे क्योंकि एरिया इन्वॉल्व ये है जो कॉमन एरिया है। तो फ्लक्स इन सेकेंडरी हो गया बराबर मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी। आपको पता होना चाहिए एक कॉइल का सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। r हो गया इसका रेडियस और i हो गया बराबर IP क्योंकि इसी की करंट। एरिया हो गया इस कॉइल का और इसका एरिया हो गया बराबर पाई r स्क्वायर। एक बार अरेंज करते हैं इसको तो फाई s हो गया बराबर, तो देखो i हम बाहर निकालते हैं, बाकी सब अरेंज करते हैं, तो ये बनेगा म्यू नॉट पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r मल्टीप्लाइड बाई आपका IP। तो ये सारा कंस्टेंट है म्यू नॉट पाई r स्क्वायर 2r, ये सब कंस्टेंट है। हम जानते हैं दैट फाई s होता है बराबर MIP। हम जानते हैं दैट फ्लक्स इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन प्राइमरी, एंड प्रोपोर्शनलिटी उड़ा के यहाँ पे जो है आपका M आता है। और अगर आप इसको इसके साथ मैच करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी में पता चला कि M कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स जो है इट इज म्यू नॉट पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी आपको M और R की चाहिए, तो M इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाई r इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है का राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है दैट इज a wire KMN moves along the bisector of the angle theta with a constant velocity v। तो ये ऐसे आपका एक वायर है, तो थोड़ा ये फिगर में यहाँ बनाता हूँ। मान लीजिए आपका ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस में, तो मैं थोड़ा क्लीन पिक्चर बनाता हूँ सो दैट यू विल फील इट। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा स्पेस में है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड्स। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास स्पेस में है, उसी में आपका एक कंडक्टर प्लेस्ड है, जो कंडक्टर का शेप जो है वो कुछ ऐसा शेप का कंडक्टर है। सो दिस इज द शेप ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल है वो मैंने बना के रख दिया। सो दिस द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका नाम जो है इट इज K एंड देन इट इज M एंड उसके बाद जो है इट इज KMN। तो वायर KMN मूव्स अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल इन्वॉल्व है दैट इज थीटा, इस पे ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी प्रोवाइडेड जो आपको है वो वेलोसिटी वेक्टर आपको v प्रोवाइडेड है। तो वायर KMN मूव्स अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल थीटा। तो यहाँ एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलरली, तो दिस इज अ वायर लाइक दिस and it's moving like this with a velocity v and this angle is provided equal to theta। तो in a uniform magnetic field, तो magnetic field जो है वो यूनिफॉर्म है, उसके बाद perpendicular to the plane। तो perpendicular to the plane क्रॉस मतलब ये होता है it's perpendicular to the plane, और ये प्लेन में है, और perpendicular to plane and directed inwards। which of the following is correct? हमें बोलना ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी आपका इरेगुलर शेप का कंडक्टर आता है, तो हम उसका इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। अगर आप देखोगे कंडक्टर K M एंड N और ये लेंथ प्रोवाइडेड है, यहाँ पे L प्रोवाइडेड है, तो इसकी लंबाई L है, इसकी भी लंबाई L है। इफेक्टिव लेंथ होता है दो एंड पॉइंट्स के बीच की लेंथ, तो हमें इस इफेक्टिव लेंथ को जनरेट करना है। अब हम कैसे करें, तो मुझे बोलो आप, अगर ये बाइसेक्टर है तो दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा बाई 2। अगर ये थीटा बाई 2 है तो दिस इज L वेक्टर, इट इज L cos थीटा बाई 2 एंड दिस इज L sin थीटा बाई 2। आई कैन शिफ्ट इट हियर। तो ये लेंथ जो है ये हो गया बराबर, ये हो गया बराबर L sin थीटा बाई 2। इन द सेम फैशन ये भी तो थीटा बाई 2 है क्योंकि बाइसेक्टर एंगल पे लाई कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर। तो ये L हो गया, ये हो गया L cos थीटा बाई 2, ये हो गया L sin थीटा बाई 2। उठा के मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये भी हो गया बराबर L sin थीटा बाई 2। अगर आप इफेक्टिव लेंथ इन दो एंड्स के बीच में देखोगे तो आपका L इफेक्टिव क्लियर हो चुका है, दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस, इट्स ट्वाइस ऑफ L sin थीटा बाई 2 इज द इफेक्टिव लेंथ। और अगर आप देखोगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर इज बिल्कुल इट इज 2L sin थीटा बाई 2। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दो एंड्स के बीच में इफेक्टिव लेंथ हमने डेवलप की। उसके बाद बोल रहा है EMF इंड्यूस्ड। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आपके पास एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स वेलोसिटी और लेंथ भी परपेंडिकुलर है। देखो वेलोसिटी, आपका लेंथ और आपका मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस सिचुएशन में EMF होता है BLV के बराबर। अब मैग्नेटिक फील्ड आपका फिलहाल B स्ट्रेंथ का है, लेंथ इन्वॉल्व हो गया आपका ये इफेक्टिव लेंथ, इट इज 2L sin थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो ये अगर अरेंज करेंगे एक बार तो ये बनेगा 2BLV sin थीटा बाई 2। अब आप ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करिए, क्या EMF भी बराबर दिया गया है। तो आपको बोला गया है EMF इंड्यूस्ड बिटवीन KM एंड N इज 2BLV sin थीटा बाई 2, इट इज 2BLV sin थीटा बाई 2। ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है। उसके बाद द शेप ऑफ KMN इज इमेटीरियल, ओनली द एंड पॉइंट्स K एंड N आर इंपॉर्टेंट। तो वो तो सही बात है, आपका ये जो है टेढ़ा लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारा इफेक्टिव लेंथ इन्वॉल्व होता है।
तो आपके ये जो एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स के और एन के बीच में लेंथ है, वही इंपॉर्टेंट है। इट इज इमेटीरियल ऑफ द शेप। अगर शेप कोई भी होता बट हमारा ये इसमें इंपॉर्टेंट है, जो इफेक्टिव लेंथ में आता है ये भी करेक्ट है। इसका मतलब इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द वो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपने इफेक्टिव लेंथ से लेके बाकी सारी चीजें कैलकुलेट की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस के लिए। दैट इज सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड फ्रॉम अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज प्रोवाइडेड, इट्स प्रोवाइडेड 10 ओम। As a result, an induced current is developed in it, which varies with time as shown in the figure. तो ये current versus time का ग्राफ दिया गया है। The magnitude of charge, the magnitude of change in flux. तो you have to calculate d phi, the magnitude of change in flux through the coil in Weber's. तो आपको पता होना चाहिए, जब मैंने स्टार्ट ही किया ये लेक्चर तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में एक चीज डेवलप करके रखी, दूसरे क्वेश्चन में शायद, इट इज dq, that is charge flown is equal change in flux divided by resistance of the circuit. बट आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब आपके पास IT कर्व होता है तो इसका एरिया जो है, इसका IT कर्व का जो एरिया होता है, IT कर्व का जो एरिया होता है बच्चों, वो हमें एरिया जो इसका होता है IT कर्व का, वो हमें चार्ज देता है। IT कर्व का एरिया हमें चार्ज देता है। तो ये चार्ज जो है हमें इसका एरिया देगा, और एरिया इस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। बेस इज 0.1, अल्टीट्यूड आप खुद देख लीजिए वो 4 के बराबर है, इज इक्वल चेंज इन फ्लक्स हमें निकालना है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज प्रोवाइडेड, दैट्स 10। अब आप कैंसिलेशन पे काम करिए। तो ये हो गया, यहां से आपका जो है ये हो गया 0.1 into 10 is 1, it is 2 to the 4. तो change in flux should be equal to 2 Weber, should be the right answer of this question. तो change in flux is 2 Weber, option number first. Believe me, this is the most important question, and मैंने पहले ही आपके दूसरे क्वेश्चन में बोला this equation is very important. Area under IT curve gives us nothing but charge flown in the circuit, and charge flown is change in flux by resistance. and फिर एरिया से आपने पहले चार्ज निकाला और फिर आपका चेंज इन फ्लक्स आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है, दैट इज दिस वन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर ऑफ एन टर्न्स। तो आपके पास एक सर्कुलर वायर है जिसके एन टर्न्स है, अ सर्कुलर वायर ऑफ दैट एन टर्न्स। आपके पास एक सर्कुलर वायर है जिसके एन टर्न्स है, हैज अ रेडियस आर। तो इसका रेडियस जो है दैट्स प्रोवाइडेड इक्वल टू आर। उसके बाद क्या पूछा गया, इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एम। तो पहली फुर्सत में इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम सब जानते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कॉइल्स का होता है बराबर NIA। तो ये NIA इज द फॉर्मूला फॉर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, जो बड़ा छाप मारी का काम करती है। बट आप याद रखें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दैट क्लोज्ड लूप्स होता है बराबर NA। तो यहाँ पे अगर आप इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखोगे, N हो गया N, I हो गया, इसमें मान लीजिए करंट I है, एरिया इस कॉइल का हो गया पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट जो हमें M प्रोवाइडेड है हमने उसको खोल के निकाल दिया। उसके बाद नाउ द कॉइल इज अनवाउंड, आपने इसको अनवाउंड खोला इसको, ठीक है, एंड अगेन रिवाउंड इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ हाफ द इनिशियल रेडियस। तो आपने इसको खोला और फिर से आपने इसको जोड़ा और फिर से आपने लूप बनाया, और अब इसका रेडियस जो है वो R नहीं, वो R/2 है, क्योंकि आपको बोला गया हाफ द इनिशियल रेडियस एंड द सेम करंट इज फ्लोइंग। तो करंट यहां पे भी आई थी और करंट यहां पे भी आई थी। इट इज गिवन, हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देन द डायपोल मोमेंट ऑफ द न्यू कॉइल इज, नई कॉइल का डायपोल मोमेंट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर आप ये कर सकते हो तो आप महान हो, नहीं कर सकते हो तो सीख लो। तो कैसे करेंगे सर इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, देख लीजिए। पहले अगर नंबर ऑफ टर्न्स n था, रेडियस r था, अब आपने अनवाउंड रिवाउंड किया, रेडियस R/2, तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हुए होंगे, दैट्स n डैश। तो लीजिए आप n डैश जो है नया नंबर ऑफ टर्न्स, बट आपने अनवाउंड किया, रिवाउंड किया, तो दोनों सूरतों में जो सर्कमफ्रेंस है, जो टोटल लेंथ है वायर का, वो सेम रहा होगा। इसलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड। जब आपने अनवाउंड से रिवाउंड किया तो सर्कमफ्रेंस रिमेन्स कांस्टेंट, लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती। तो इनिशियली लेंथ कितनी होगी, दैट्स नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द लेंथ ऑफ वन टर्न, दैट्स 2πr। क्योंकि 2πr इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ वन टर्न मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल नई जब आपने रिवाउंड किया नए नंबर ऑफ टर्न्स हो गए n डैश और नया सर्कमफ्रेंस हो गया 2πr/2। सर इक्वलिटी क्यों कर दिया बच्चों, आपके पास वायर थी, आपने पहले r रेडियस का, उसमें n टर्न्स, फिर आपने खोल के फिर से जोड़ा, अब आपने रेडियस आधा किया, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हुए, बट लेंथ तो चेंज नहीं होगी। तो लेंथ मैंने दोनों साइड से फिक्स कर दी। अब आप देखोगे पहली फुर्सत में 2π कैंसिल आउट, r कैंसिल आउट, पता चला n डैश जो है वो 2n के बराबर हो गया, n डैश जो है वो 2n के बराबर हुआ। अब अगर n डैश 2n के बराबर हुआ तो अब नया जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होना चाहिए, जो मैग्नेटिक
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नया होना चाहिए, वो होना चाहिए NIA। तो N डैश देन I इज सेम एंड एरिया जो है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। R तो R/2 का स्क्वायर है, रेडियस आधा हो चुका है। अब आप देख लीजिए M डैश हो गया बराबर N डैश, N डैश जो है वो 2N के बराबर है, तो मैं यहां लिखूं 2N I मल्टीप्लाइड बाई इट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो पहली फुर्सत में 2 2 जा 4। तो अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को गौर से, पता चल रहा है ऊपर NI पाई आर स्क्वायर, देखिए NI पाई आर स्क्वायर M के बराबर है, तो पता चला M डैश है बराबर M और नीचे बचा है 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी क्वेश्चंस जिसमें यहां बच्चा फंस जाता है, यहां तक तो पहुंचता है, फिर N डैश उसको निकालना जो है ये इस इक्वेशन से अगर उसको पता है करना है तब जाके क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है और आपका फाइनल आंसर जो है वो M/2 पे रिड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है दैट इज दिस वन। तो ये भी 2015 नीट में शायद पूछा गया है। दैट इज एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ XY। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, XY पाथ पे चल रहा है एज शोन। द ABCD इज a coil adjacent, तो ABCD is a coil adjacent to the path of the electron, इलेक्ट्रॉन के पाथ के साथ ही है। What will be the direction of current if any induced in the coil? तो पहले आप मुझे बोलो करंट इंड्यूस होगी कि नहीं, तो इसका आंसर है बिग यस सर, करंट इंड्यूस होगी। सर व्हाई? क्योंकि जब करंट यहां से आगे चलेगा तो पहले करंट, जब करंट क्या, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करो, जब इलेक्ट्रॉन पहले आगे जाएगा तो ये कॉइल के नजदीक आ रहा है। जब कॉइल के नजदीक आ रहा है, जो इसके साथ करंट एसोसिएटेड होगी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉइल के नजदीक गया। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, EMF डेवलप होगा, क्योंकि क्लोज्ड लूप है तो करंट आ जाएगी। तो पहली फुर्सत में करंट का कुछ डायरेक्शन होगा एज पर लेंजेस लॉ, इफेक्ट ऑलवेज अपोज द कॉज। फिर जब इलेक्ट्रॉन लीव करना स्टार्ट करेगा, अब जो करंट है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ एसोसिएट होगा वो कम होना स्टार्ट होगा। जब वो कम होना स्टार्ट होगा फिर से फ्लक्स चेंज होगा, फिर से करंट डेवलप होगी, मतलब पास आने पे भी करंट होगी और दूर जाने पे भी करंट होगी। बट लेंज लॉ कहता है इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द कॉज। तो अगर पहले नजदीक जाने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो करंट उसको घटाने की कोशिश करेगी, इंड्यूस्ड करंट, और फिर दूर जाने पे अगर करंट घट रहा था, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा था, तो जो लेंजेस लॉ कहता है कि इफेक्ट अपोजेस द कॉज, तो वहां जो अब इंड्यूस्ड करंट है वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो मतलब करंट विल चेंज इन डायरेक्शन, पहले आने में और फिर जाने में। तो इसमें ऑप्शन है नो करंट इज इंड्यूस्ड, बिल्कुल गलत है। ABCD पता नहीं कुछ क्या है। तो इसमें क्या लिखा है, द करंट विल रिवर्स इन डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि आगे जाने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, उसकी वजह से करंट, दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, उसकी वजह से अपोजिट करंट डेवलप होगी। दैट इज इन कंसिक्वेंस विद लेंजेस लॉ, जो आपने EMI में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है, ये एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जिसमें बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। द वोल्टेज टाइम ग्राफ, तो आपको वोल्टेज टाइम ग्राफ VT ग्राफ प्रोवाइडेड है। यू आर बीइंग प्रोवाइडेड वोल्टेज टाइम ग्राफ फॉर ट्रायंगुलर वेव हैविंग पीक वैल्यू V0। तो इसका पीक वैल्यू जो है वो V0 के बराबर है शोन द फिगर। हमसे पूछा गया है द RMS वैल्यू ऑफ P इन टाइम इंटरवल 0 to T/4। तो 0 to T/4 में हमें इसका RMS वैल्यू निकालना है, और आप जानते हैं सब RMS वैल्यू होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हमें इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना होता है। वी हैव टू कैलकुलेट इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब जब हम क्लासरूम प्रोग्राम में बच्चों को ये चीज पढ़ाते हैं तो हमारा एक अपना तरीका होता है इसको पढ़ाने का। आप भी अगर उसको फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा, उस तरीके से आसान होता है। देखो मेरा तरीका होता है, मैं पहले मीन निकालता हूं, फिर स्क्वायर करता हूं और लास्ट में रूट पे आ जाता हूं। पहले मीन निकालता हूं। मीन कैसे निकालेंगे, पहले आप देख लीजिए। देखिए ये आपका VT कर्व है एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट ग्राफ पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो अगर आप देखोगे इट्स अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू mx जैसा बिहेव करता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन का इक्वेशन होता है mx। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर इंटरसेप्ट बनाता तो मैं लिखता mx प्लस c, चूंकि इंटरसेप्ट है नहीं, ऑरिजिन से पास कर रहा है तो मैंने mx लिया। अब इसका m होता है स्लोप। तो अगर इस लाइन का आपसे कोई स्लोप पूछे तो आप पहली फुर्सत में उसको स्लोप बोल दो, और स्लोप होता है बराबर किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया V0 और बेस हो गया बराबर T/4। तो V0 डिवाइडेड बाय T/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा। तो मैंने स्लोप निकाल के रखा, ये स्लोप मैं लास्ट में ड्रॉप करूंगा। फिर से अगर हमें कोई पूछे इसका स्लोप क्या है तो आप लोग ऐसा tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज V0 एंड बेस इज T/4, क्योंकि हमें यहीं तक जाना है। तो T मैंने नीचे लिया, 4 ऊपर लिया, तो ये हो गया इसका स्लोप। अब हमारी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx में y जो है वो v है, y जो है वो v है, m मैं ऐसे ही रख रहा हूं, और x जो है वो है t, क्योंकि x एक्सिस पे हमारा t है। तो ये आपका वोल्टेज का इक्वेशन आया। हमें इसका मीन वैल्यू निकालना है, तो आपने EMI AC में पढ़ा होना चाहिए। इसका जो एवरेज वैल्यू होता है, इसका
एवरेज, तो मैंने वी बार कर दिया, इसका एवरेज वैल्यू होता है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी। तो मैं लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी के बदले अब मेरा फंक्शन वी में है तो मैं लिखूंगा वी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ये आपने पढ़ा होना चाहिए। इस स्टेज पे मैं सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कैसे करना था, बट आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो एवरेज मैंने बार से डिनोट किया और ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी, हियर इट्स वी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और फिर मैंने आपको बोला पहले मैं मीन निकालूंगा तो ये मीन हो गया, फिर मैं स्क्वायर करूंगा तो मैं यहां से स्क्वायर करूंगा तो यहां पे भी स्क्वायर होगा, और फिर मैं लास्ट में आरएमएस के लिए उसको रूट में कन्वर्ट कर दूंगा। अब वी स्क्वायर के बदले बच्चों यहां पे देख लो, आपको वी मैंने निकाल के रखा तो ये हो गया एम स्क्वायर टी स्क्वायर और फिर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी होता है, उसको ज्यादा और कैरी करने की जरूरत नहीं है। इट इज फ्रॉम 0 टू टी और इट इज फ्रॉम 0 टू टी। तो ये पहले इनिशियली टाइम 0 है और फाइनली में फिर टी जो है लास्ट में हमें पता है हमें t/4 तक जाना है, क्योंकि हमें सिर्फ t/4 तक जाना है। तो इनिशियली टाइम इज 0, फाइनली इट इज t/4। फिलहाल मैंने टी कैरी किया और लास्ट में मुझे पता है टी का वैल्यू जो है वो t/4 पे हमें लेके चलना है। नाउ एम स्क्वायर इज कांस्टेंट, इट इज स्लोप, इट विल कम आउट। तो वी स्क्वायर बार जो आपका है एम स्क्वायर बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी की होती है t³/3। तो ये हो गया t³/3 और ऊपर लिमिट्स जो है 0 टू टी है। इन द सेम फैशन यहां पे आपका t-0 तो वो टी हो गया। तो 0 छोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। अगर मैं यहां पे इसको लिखूं तो यहां पे आप देख लीजिए इसको, तो आपका वी स्क्वायर बार जो है बच्चों वो आ जाएगा बराबर एम स्क्वायर, यस सर। और उसके बाद ये आ जाएगा इट इज t³ डिवाइडेड बाई 3 और नीचे एक टी है, टी और टी कैंसल आउट होके ये बचेगा एम स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। एम स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के बराबर बचेगा ही। लास्ट में हम इसको रूट में लाएंगे तो टेकिंग रूट, क्योंकि हमें आरएमएस लेना है, तो अगर मैंने रूट लिया तो ये आपका वी आर एम एस, क्योंकि स्क्वायर एंड रूट कैंसल और यहां पे भी स्क्वायर एंड रूट कैंसल, ये बनेगा एम स्क्वायर एंड रूट कैंसल, ये बनेगा टी स्क्वायर एंड रूट कैंसल, इस पे √3 आ जाएगा इज इक्वल। अब एम जो है एम मैंने पहले ही कैलकुलेट किया, इट इज 4v0 डिवाइडेड बाई टी और उसके बाद अपना √3 इधर ही है और ऊपर टी। अब टी जो है टी का वैल्यू मैंने बोला यहां पे आपका t/4 प्रोवाइडेड है ग्राफ में, इट इज t/4। तो यहां पहली फुर्सत में टी कैंसल, 4 कैंसल, आंसर रिड्यूस हुआ v0/√3 इज द आरएमएस वैल्यू एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बच्चे बिलीव करते हैं कि मुश्किल है, तो इंटीग्रेशन करनी है, कुछ नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन क्वेश्चंस में पहले मीन निकालो, फिर स्क्वायर करो, लास्ट में रूट लो, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है वो ही ये है, पार्टिकल ऑफ चार्ज। ये तो बिल्कुल है ना, ये बच्चे ने अगर प्रिपरेशन की है तो जैसे इस क्वेश्चन को देखता है उसको अंदाजा लगता है कि करना कैसे। A particle of चार्ज दिया है q कूलम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एक पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस पे भाग रहा है, एक चार्जेड पार्टिकल q जो है, एक चार्जेड पार्टिकल q जो है वो एक्स एक्सिस पे विद सम वेलोसिटी भाग रहा है, ये दिया गया है। इन द एंटर्स अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज अलोंग y एक्सिस। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, y एक्सिस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके बाद जो है एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है इज अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। तो z एक्सिस एक्चुअली ये है, अंदर की तरफ हम बोर्ड पे बना नहीं सकते, बट आप इसको बिलीव करो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड दिया है और वो z एक्सिस पे इनवर्ट्स है, बोर्ड पे नहीं बना सकते बिकॉज़ 2 डायमेंशनल। उसके बाद हमसे पूछा गया इफ द चार्जेड पार्टिकल कंटिन्यूज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, खेल खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चार्जेड पार्टिकल इस स्पेस में है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है और चार्जेड पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे भाग रहा है, तो इट मींस द चार्जेड पार्टिकल रिमेंस अनडिफ्लेक्टेड, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय 2 फील्ड्स एंड 2 फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का अपना फोर्स, बट चार्जेड पार्टिकल जब अनडिवेटेड जाता है तो इट बिकम्स अ कंडीशन ऑफ अनडिफ्लेक्टेड चार्जेड पार्टिकल, और वो तब ट्रू होता है जब आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी उस वक्त होती है बराबर E/B, क्योंकि उस वक्त आप इक्वेट करते हो जो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और जो उस पे मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होके नेट फोर्स 0, चार्जेड पार्टिकल कंटिन्यूज अलोंग द पाथ, इट विल नॉट गेट डिफ्लेक्टेड। इस पे नेट फोर्स 0 है तो कोई डिफ्लेक्शन का चांस नहीं है। और अब आपसे क्या पूछा गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ B, हमें B निकालना है। सो इट इज अनडिफ्लेक्टेड केस, तो ये आपने पढ़ा होना चाहिए, ये आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ाया गया होगा जहां आपने पढ़ा हो V/E। तो E/V, E आपको दिया गया है, E आपको दिया गया है दैट्स 10 एंड V आपको दिया गया है, V कितना है एंड V किधर गया V, देखिए, एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10, ये भी देखो V भी 10 दिया गया, वेरी गुड। 10 कैंसल, इट इज 1 वेबर बाय मीटर स्क्वायर शुड बी द राइट आंसर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये आप पढ़ना बहुत जरूरी क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये IIT में पूछा गया है, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, बट आई विल एक्सप्लेन यू द थ्योरी अबाउट दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको करने का तरीका ये है दैट टू वेरी थिन मेटलिक वायर्स प्लेस्ड अलोंग एक्स एंड वाई। तो एक मेटलिक वायर है और ये दूसरी मेटलिक वायर है, इसमें करंट यहां की तरफ जा रही है I और इसमें यहां की
की तरफ करंट आई जा रही है। टू वेरी थिन मेटलिक वायर्स प्लेस्ड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस कैरी करंट्स एज शोन, तो यहाँ एज शोन, तो ये करंट यहाँ जा रही और ये करंट यहाँ जा रही। फिर आपसे पूछा गया है ए बी एंड सी डी आर लाइन्स एट, ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं विद द एक्सिस हैविंग द ऑरिजिन ओ, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो ऑन द लाइन। तो आपको बोलना है किस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में बोल दूं, इसका ये तरीका है, आप हमेशा याद रखो, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहां की तरफ करंट कैरी कर रहा है और दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर यहां की तरफ करंट कैरी कर रहा है, तो आप इसको एक रिजल्टेंट वायर से जो है रिप्लेस कर दो। और आपको पता है जब दो वेक्टर्स ऐसे होते हैं, हमें पता है करंट वेक्टर नहीं है, बट मैं आपको जो मेथड बोल रहा हूं इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर आपके दो वेक्टर्स ऐसे हैं तो इनका रिजल्टेंट वायर जो है वो ऐसे लाई करेगा, और जब रिजल्टेंट वायर ऐसे लाई करेगा तो इसी पॉइंट, इसी वायर पे, क्योंकि आप जानते हो द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इटसेल्फ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो अगर आपके करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऐसे करंट कैरी कर रहे हैं तो इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, बट अगर आपके करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऐसे करंट कैरी कर रहे होते तो सर उस सूरत में आप क्या करते हो, अगर करंट ऐसे और ऐसे, तो इस सूरत में मैं रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट तो सीधी सी बात है यहां से आएगा, अगर रिजल्टेंट यहां से आएगा तो इस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते उन पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स उन पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता। ये हम प्रूव करते हैं, हम ये क्लासरूम प्रोग्राम में प्रूव करते हैं। सर कैसे? देखिए, इसमें करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेस में बाहर आ रहा है, और इसमें करंट ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो इन एंड आउट तो है, अपोजिट तो है, और इन पॉइंट्स पे वो उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होता है जीरो। इसलिए अब आपके करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे और ऐसे, तो रिजल्टेंट लाइन ये है ए बी पे जितने भी पॉइंट्स है उन सब पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो। होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें भी देख लीजिए, आपका करंट ये है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इन, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ आउट, तो इस स्पेस में आउट, और इसमें करंट ये है इन एंड आउट, फिर से इक्वल एंड अपोजिट, नेट मैग्नेटिक फील्ड फिर से रिड्यूस हो जाएगा जीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, करंट इज फ्लोइंग इन हेक्सागोनल कॉइल। मैंने सुना बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यहाँ लिखा है हेक्सागोनल कॉइल और यहाँ उन्होंने साइड्स गिनने स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स आई 7, तो फिर उन्होंने जो है बच्चा यहाँ स्टार्ट हो जाता है कि सर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, जो आपको ऊपर लिखा है उसी पे काम करो। आपको हेक्सागोनल कॉइल दिया तो हेक्सागोनल कॉइल पे ही काम करो। आप साइड ए, इसके साइड ए है तो द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो इस सूरत में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे, मैं आपको एक जनरलाइज्ड फार्मूला, कुछ बच्चों को बिल्कुल पता भी नहीं होगा ये फार्मूला भी है, बट ये है, बिलीव मी, आईआईटी में एक क्वेश्चन है उसी से ये डिराइव्ड है ये फार्मूला, एंड दैट इज n mu naught I divided by pi l. It is sine of pi by n and then it is tan of pi by n. जिस बच्चे को ये फार्मूला याद रहती है, कोई भी पॉलीगन बेस्ड क्वेश्चन कर सकता है। पॉलीगन मतलब होता है ट्रायंगल, पॉलीगन मतलब होता है आपका स्क्वायर, आपका पेंटागन, आपका हेक्सागन, और फिलहाल आपका क्वेश्चन हेक्सागन ही है। तो आप हेक्सागन में 6 साइड्स है, तो वैल्यूज ड्रॉप करिए, सीखिए। n is 6, इट इज म्यू नॉट I। यहाँ बच्चे है ना, यहाँ पे टीचर्स क्या कराते हैं, या कुछ लोग ऐसे कराते हैं कि इसका निकालो फिर इसका एंगल निकालो, लंबा करो, उतना वक्त नहीं हमारे पास। इट इज n is 6 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई पाई l, l is a, देन इट इज साइन ऑफ पाई बाई n। देखो पाई इज 180 डिवाइडेड बाई n, दैट इज 6, 180 बाई 6 होता 30, तो इट इज साइन ऑफ 30 डिग्री एंड देन इट इज अगेन tan ऑफ 30 डिग्री। कैसे, वो आपको मैंने समझाया। b होता है बराबर 6 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई पाई a, साइन ऑफ 30 होता है 1/2 एंड tan ऑफ 30 होता है बराबर 1/√3। तो यहां पे आप देख लीजिए, अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, रेशनलाइजेशन, √3 होता है 3, 3 2 होता है 6, 3 2 होता है 6, 2 2 कैंसिल आउट होगा, तो आपका आंसर रिड्यूस हो जाएगा। √3 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय पाई a शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। √3 म्यू नॉट I बाय पाई a इज द राइट आंसर। तो इसमें बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी, सर करंट ऐसे जा रही है, फिर यहाँ पे सेंटर पे एंगल्स ढूंढने स्टार्ट किए होंगे, बट बिलीव मी, अगर आप किसी भी पॉलीगन पे फॉर्मूला यूज करोगे विद प्रॉपर लॉजिक, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, दैट इज अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। तो आपके पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 12 ओम है, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, तो उसको आपने एक स्क्वायर की शेप में बेंट कर दिया। सेल ऑफ EMF 6 वोल्ट हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट इट्स सेंटर इज। देखिए 12 ओम का रेजिस्टेंस, आपने एक स्क्वायर इक्वल साइड्स, तो स्क्वायर मतलब होता है सारे साइड्स बराबर, तो अगर मैं सारे साइड्स बराबर कर दूं, तो पता चला ये एक साइड, ये दूसरा साइड, और उसके बाद बच्चों यहां से और एक साइड
साइड, स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं और पता चला ये और एक साइड है। अब आपके 12 ओम का वायर था, उसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 4 इक्वल पार्ट्स मतलब ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक नॉलेज में व्हेनेवर यू आर हैविंग अ कंडक्टर ऑफ सम रेजिस्टेंस और आपने इसको बराबर जो है हिस्सों में बांट दिया, तो उतने हिस्सों में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। तो ये हो गया 3 + 3 6, 3 + 3 6 12, और फिर आपने एक सोर्स कनेक्ट किया, जो 6 वोल्ट का सोर्स आपने इसमें से कनेक्ट किया जिसकी अपनी रेजिस्टेंस नहीं है। हमसे पूछा गया है द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, तो अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जिसमें हमें नेट रेजिस्टेंस निकालनी है कि ऊपर 6 है नीचे 6 है और वो पैरेलल में है और फिर आप इसको सॉल्व करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बोलना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो आई विल गिव यू अ टिप एंड दैट इज इन केस ऑफ रेगुलर स्ट्रक्चर, जो हमारे पास रेगुलर डायग्राम्स होती है जिनमें एक एंड से करंट आती है और दूसरे एंड से बाहर जाती है, उनमें हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होता है। इवन इस केस में नहीं कि आप बोलोगे सर यहां से करंट गई, ऊपर जितनी रेजिस्टेंस है नीचे उतनी, तो यहां से करंट जो है अगर I1 गई, यहां से करंट I2 गई, तो यहां क्लियरली ये वाली करंट अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भेजेगी और ये वाली करंट जो है बाहर की तरफ मैग्नेटिक इन एंड आउट, और ये हमेशा 0। इवन अगर आप इन सिमेट्रिकल डायग्राम्स की भी बात करो जहां से ये करंट अंदर जा रही है और यहां से करंट बाहर आ रही है, बिलीव मी इस केस में भी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में होगा वो भी 0 होगा। तो करंट इन ऑल दो सिमेट्रिकल फिगर जिनमें से एक साइड से करंट अंदर जाती है और दूसरे साइड से बाहर आती है, उन सब में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, अदरवाइज वी यूज्ड टू प्रूव इट इन क्लास आल्सो। उसके बाद कॉइल ऑफ रेडियस 5 मीटर्स, तो आपके एक पास कॉइल है, उसका रेडियस जो है वो पाई मीटर के बराबर है। 100 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 100 प्रोवाइडेड है। कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, तो उसमें 3 एम्पियर का एक करंट फ्लो कर रहा है। हमसे क्या पूछा गया है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस इक्वल टू √3 टाइम्स। तो आपके पास एक्चुअली एक कॉइल है, तो आपको सेंटर से एट अ डिस्टेंस √3 टाइम्स, तो आपको बोलना है द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ √3 टाइम्स द रेडियस। तो अगर रेडियस पाई है, √3 टाइम्स पाई रेडियस पे आपको बोलना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, दैट्स बी एक्शल। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज बी एक्शल। तो बी एक्शल होता है बराबर हमेशा बी सेंटर, जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, डिवाइडेड बाय 1 + x² बाई r² रेज पावर 3/2। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ी है तो याद करके जाओ, क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। जब भी आपके कॉइल से सेंटर से आपको एक्चुअल डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच कनेक्ट्स देम, दैट इज बी एक्चुअल इज इक्वल बी डिवाइडेड बाय, इट इज बी सेंटर, बी एक्चुअल इज इक्वल बी सेंटर डिवाइडेड बाय 1 + x बाय r का होल स्क्वायर। तो फिलहाल ये मैं बी सेंटर ऐसे रखता हूं, इट इज डिवाइडेड बाय 1 + x। x जो है दैट इज √3 टाइम्स दैट ऑफ r स्क्वायर, √3 टाइम्स दैट ऑफ r स्क्वायर। तो मैं अगर x लिखूं यहां √3 टाइम्स r, क्योंकि आपका x जो है √3 टाइम्स इट्स रेडियस दिया है, और उस पे ऊपर अपना स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे r स्क्वायर और ऊपर जो है अपना 3/2। तो देख लीजिए r स्क्वायर पहली फुर्सत में निकाल दो, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा, 3 + 1 होता है 4। तो ये बना ओनली b सेंटर डिवाइडेड बाय 4 रेज्ड पावर जो इस पे है दैट इज 3/2। तो अगर आप देखोगे ये हो गया बराबर b सेंटर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2, 2 कैंसिल होगा, तो ये बना b सेंटर बाय 8। तो बस खेल खत्म। अब आप देखो b एक्चुअल उस पोजीशन पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा बी सेंटर, किसी भी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r, ये अब हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं, और डिवाइडेड बाय इसका 8। तो बी सेंटर होता है किसी भी कॉइल का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2r, या आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा होगा। अब सिर्फ वैल्यूज ड्रॉप करने हैं। μ0 होता है 4 pi × 10⁻⁻⁷, I होता है करंट, और करंट दिया गया है आपको 3 एम्पियर, डिवाइडेड बाय 2, r है रेडियस इज पाई मीटर, तो पाई मल्टीप्लाइड बाय आपका 8। तो यहां पाई और पाई जो है निकल जाएगा, और फिर आप देखो 4 2 हो गया 8, 4 2 हो गया 8, इट इज 3/4 μ0 I इज 3 एम्पियर, यस 3 कितना हो गया ये, पाई 4 pi × 10⁻⁷, I हो गया 3 / 2, r इज पाई एंड r इज पाई, और टर्न्स भी है ना 100, तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपको 100 प्रोवाइडेड है, यू आर बीइंग प्रोवाइडेड 100 टर्न्स, दैट्स व्हाई 100 आपको मल्टीप्लाई करके चलना पड़ेगा। और फिर ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 4, 100 डिवाइडेड बाय 4 दैट्स 25 शायद, 100 डिवाइडेड बाय 4 वेट इट इज 25, यस 3 × 25
मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो ये हुआ 25 या 75, इट इज 75 इंटू 10⁻⁷, और पता चला इट इज 7.5 इंटू 10⁻⁶ शुड बी द आंसर। 7.5 इंटू 10⁻⁶ इज द थर्ड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर दैट बी एक्चुअल और बी सेंटर में एक रिलेशन है, वो ये है, और फिर डिस्टेंस दी गई थी एंड वी हैव सॉल्व्ड इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चार्जेड पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के, तो एक चार्जेड पार्टिकल है जिसका काइनेटिक एनर्जी के है। A charged particle having kinetic energy K enters a region of uniform magnetic field between plates P and Q. तो these are two plates and this is the magnetic field. तो पता चल रहा है डॉट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। प्लेट्स पे शो द फिगर। द चार्जेड पार्टिकल जस्ट मिसेस द हिटिंग Q। तो चार्जेड पार्टिकल आपने काइनेटिक एनर्जी K से फायर किया, बट इसने हिट नहीं किया। इसको मिस करना है, मतलब इसको हिट नहीं करना, उससे पहले ही डिविएट होना पड़ेगा द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। तो एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसका कंसेप्ट ये है, पहले आप पहली फुर्सत में देखो कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, और आपका जो वेलोसिटी है वो आपका जो है दैट इज टुवर्ड्स राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है और आपका वेलोसिटी जो है वो टुवर्ड्स राइट है, तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इस पे फोर्स निकालो। देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है और आपका वेलोसिटी जो है वो टुवर्ड्स राइट है, तो इसका जो कर्वेचर होगा ना, इसका जो फोर्स होगा, जो इस पे फोर्स एक्ट करेगा, वो नीचे की तरफ होगा। क्योंकि अगर आप इसको, आपके पास एक राइट हैंड पाम रूल का भी तरीका होता है जिसमें दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। तो आपको राइट हैंड पाम रूल से भी अगर आप देखोगे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मोशन, और जहां की तरफ ये पाम आएगा वहां की तरफ फोर्स। तो इस क्वेश्चन में आप देखो, आपका जो है, मैं यहां की तरफ आ जाऊं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, और उसके बाद देख लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो थंब आपको डायरेक्शन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन है, और पाम फोर्स की तरफ आपको ले जाएगा। तो फोर्स पाम नीचे की तरफ है, तो मतलब फोर्स नीचे की तरफ है, और जब फोर्स नीचे की तरफ है, जो वही फोर्स उसको घुमाएगा, दैट इज व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका रेडियस बनेगा और ये घूमेगा अबाउट दिस, क्योंकि फोर्स जो है वो डाउनवर्ड्स है, जो उसको घुमाएगा। सीधे तो जाना चाहता था, बट फोर्स ने, जो मैग्नेटिक फोर्स उसको घुमा रहा है, वो नीचे की तरफ है। वो मैंने प्रूव कर दिया कैसे, राइट हैंड पाम रूल से। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मोशन जो है टुवर्ड्स यहाँ की तरफ है, जो यहाँ की तरफ थंब है, जहाँ की तरफ पाम वही की तरफ फोर्स नीचे की तरफ है, तो ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा। और फिर आपने इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दी, और एक ऐसी काइनेटिक एनर्जी देनी है जिससे ये जस्ट हिटिंग से बच के यहां से बाहर आ जाए। तो पता चला ये इसका रेडियस है, और अगर ये रेडियस जो है, तो ये इस डिस्टेंस से, तो ये आपका रेडियस जो है ये लेस आर इक्वल टू डी के बराबर होना चाहिए। दैट इज द कंसेप्ट। क्योंकि अगर रेडियस ग्रेटर देन डी है तो ये डेफिनेटली इसको हिट करेगा, तो एटलीस्ट बराबर या उससे कम होना चाहिए। दैट इज व्हाई मैंने लिखा रेडियस शुड बी लेस आर इक्वल टू आर, तब जाके हिटिंग से बचेगा। अब रेडियस आप सब जानते हो, रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिया है, इट इज √2m। काइनेटिक एनर्जी के से दिया गया है, डिवाइडेड बाय क्यू, बी शुड बी लेस आर इक्वल टू डी। आपको बी निकालना है, द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द रीजन निकालना है। आपका √2m काइनेटिक एनर्जी जो है डिवाइडेड बाय क्यू डी शुड बी लेस आर इक्वल टू बी। तो आपका फाइनली आंसर होना चाहिए दैट बी शुड बी ग्रेटर आर इक्वल √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पे देख लीजिए, इट इज √2m k डिवाइडेड बाय क्यू डी, एंड क्यू डी ऑप्शन 4। तो फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स नीचे की तरफ है, वो इसको घुमाएगा, और फिर आपका रेडियस जो है इस पाथ का, इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, दैट शुड बी लेस आर इक्वल टू आर, इज द की टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, टू स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर। तो प्रोटॉन्स की स्ट्रीम्स है, ठीक है, प्रोटॉन्स की स्ट्रीम है। तो ये प्रोटॉन्स की ये एक प्रोटॉन की स्ट्रीम जा रही है, और ये दूसरे प्रोटॉन की स्ट्रीम जा रही है। सो इट इज टू स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स आर मूविंग लाइक दिस। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, ये प्रोटॉन्स का स्ट्रीम है ना, एक स्ट्रीम जा रहा है प्रोटॉन्स का। टू स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, दे विल। देख लीजिए, जब चार्जेस मूव करते हैं ना, चार्जेस मूव करते हैं तो वो करंट को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे आपका करंट आएगा, और करंट के साथ एसोसिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चा बोलता है मैग्नेटिक फोर्स भी है, और उसके बाद आप याद रखो, यहां पे चूंकि चार्जेड पार्टिकल्स है तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा। और आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय मैग्नेटिक फोर्स अगर तो कंपेयर किया जाए तो इट इज ग्रेटर देन 1। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। चूंकि ये स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स है, मूव करने से इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन करंट का जन्म होगा, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा। तो बच्चा बोलता है जब वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर जब करंट सेम डायरेक्शन
डायरेक्शन में कैरी करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होता है उनको अट्रैक्ट करवाता है, बट चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दो प्रोटॉन्स को रिपल भी करवाता है और वो ग्रेटर देन वन है, तो इस केस में डेफिनेटली आपके प्रोटॉन जो है रिपल ईच अदर करेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने बच्चा देखा वो क्या मानता है, दो करंट्स है और करंट सेम डायरेक्शन में, क्योंकि उसने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर्स करंट सेम डायरेक्शन में कैरी करते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, बट ये प्रोटॉन्स है, ये कंडक्टर्स नहीं है, प्रोटॉन्स है, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी और दैट इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स, तो दे विल रिपेल ईच अदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट m इज बेंट इन अ शेप। तो आपके पास एक बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, आपको पता है, एक स्ट्रेंथ इज -m, दूसरे का स्ट्रेंथ +m है। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अगर इसकी लेंथ l है तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, बिल्कुल जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो, वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। नाउ इट इज बेंट इनटू अ शेप, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैंने डेवलप करके रखा। नाउ इट इज बेंट इनटू अ शेप s। अब आपने इसको एक शेप आपने ब्रेक कर दिया, तो जब आपने इसको एक एस शेप में डेवलप किया, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज सेम, हर एक पार्ट का सेम लेंथ है, न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मान लो ये -m है, ये +m है, नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो पहली फुर्सत हो जाएगा L/5। सर ये भी हो जाएगा L/5 क्योंकि 5 इसे बराबर है, तो ये भी हो गया L/5, ये भी हो गया L/5 और ये भी हो गया L/5। सर ऐसा कैसे किया आपने, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके 5 बराबर हिस्से किए गए हैं और फिर आपको इफेक्टिव लेंथ जो है वो ये है, आपको इन दो को कनेक्ट करना है और इफेक्टिव लेंथ निकालना है। सर वो कैसे निकालेंगे, वो आप यहाँ ज्योमेट्री से अगर आप ये देखोगे, ये भी L/5 हो गया, तो ये 2L/5 हो गया, तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो इफेक्टिव लेंथ है, तो L इफेक्टिव जो है हमारा उसका स्क्वायर हो गया, ये L इफेक्टिव ही मुझे चाहिए क्योंकि हमें इन क्वेश्चंस में L इफेक्टिव चाहिए। इट इज बेस स्क्वायर दैट इज L/5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है 2L/5 का स्क्वायर। आप खुद देखिए, परपेंडिकुलर इज 2L/5 क्योंकि L/5 प्लस L/5 इज 2L/5, तो यहाँ पे ये हो गया बराबर, तो L²/5 जो है वो कॉमन आ जाएगा, L²/5 जो है L² का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा यहाँ पे जो है 1 + 1 + इट इज 2 स्क्वायर, इट इज 1 + 2 स्क्वायर एंड 1 + 2 स्क्वायर हो गया 5, तो ये हो गया अंदर भी 5 स्क्वायर। तो थोड़ा सा जल्दी नहीं करते, आराम से करते। तो यहाँ पे भी देखिए L², यहाँ पे भी L/5 का स्क्वायर, तो दोनों में मैं L/5 का स्क्वायर पहले बाहर निकालूं, अंदर यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया L²/5 स्क्वायर इंटू आपका जो है दैट इज 5, ठीक है, ये हो गया 5, तो L² नहीं, ये होगा 5 स्क्वायर, एक 5 कैंसिल आउट होके L²/5 बचाइए, तो L इफेक्टिव आपके इसके बराबर स्क्वायर लेके, तो लास्ट में L इफेक्टिव कितना आया सर, दैट इज ओनली L/5 क्योंकि ऊपर स्क्वायर कट गया और नीचे 5 पे आ गया, L/√5 बच्चों, सॉरी L/√5 क्योंकि यहाँ स्क्वायर कट गया और उस पे √5, तो नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ दैट इज m एंड द इफेक्टिव लेंथ, इस वक्त इफेक्टिव लेंथ L/√5 है, बट m इंटू L आप खुद देखो, m इंटू L आपका कैपिटल M है, तो आंसर आ जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाय √5 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट इज ऑप्शन नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको फाइनल के लिए भी तैयार करके जाइए, दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.16 टेस्ला, और आपने एक शॉर्ट बार मैग्नेट एक 30 डिग्री एंगल पे इसके साथ प्लेस किया, तो ये है आपकी कहानी। एक्सपीरियंसेस आर टॉर्क ऑफ, तो टॉर्क दिया गया और आप टॉर्क जानते हो, टॉर्क होता है बराबर mb sin थीटा, और टॉर्क कितना प्रोवाइडेड है, इट इज 0.032, इट इज प्रोवाइडेड इज इक्वल टू, फिलहाल मैं mb ऐसे रखता हूं, साइन ऑफ 30 होता है 1/2, तो mb पता चला हमें इट इज 0.064, तो मैंने mb का वैल्यू इस नॉलेज से निकाल दिया जो अभी तक प्रोवाइडेड है। हमसे पूछा गया द बार मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज इन स्टेबल एंड अनस्टेबल, तो स्टेबल तब होता है व्हेन थीटा इज इक्वल 0 डिग्री एंड अनस्टेबल तब होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट इफ द बार मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल, तो पोटेंशियल एनर्जी का जनरलाइज्ड फार्मूला होता है -mb cos थीटा, -mb cos थीटा। पहले केस में थीटा 0 है, cos 0 1 है, तो -mb, तो -mb का वैल्यू तो पहले ही कैलकुलेटेड है, इट इज -0.064। दूसरे केस में आपका cos 180 थीटा -1 होता है, तो ये +mb हो जाएगा और +mb में होगा 0.064, तो पहले माइनस और फिर प्लस, पहले माइनस और फिर प्लस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट -0.064 एंड +0.064 इज द वे। तो आपको पता होना
होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के वक्त थीटा 0 पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के वक्त थीटा 180 और फिर फॉर्मूला में वैल्यूज ड्रॉप। उसके बाद असर्शन रीजन है पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जब भी दो वायर्स करंट सेम डायरेक्शन में कैरी करती है तो वो अट्रैक्ट करती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में कैरी करती है तो वो रिपेल करती है। बिल्कुल सही है। टू इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर रिपेल ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ये भी मैंने डिस्कस किया, जब स्ट्रीम्स ऑफ चार्जड पार्टिकल्स है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उनमें मैग्नेटिक फोर्स भी है, बट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो रिपेल करेंगे। तो ये भी सही और ये भी सही, और ये इसका आंसर नहीं है, उसके लिए कुछ और चीज है, दैट इज कॉल्ड एज दैट जो मैग्नेटिक फील्ड एड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो बोथ आर करेक्ट, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। तो राइट एक्सप्लेनेशन, तो टू इलेक्ट्रॉन बीम्स, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट। नो, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो पहले का रीजन है वो ये है कि जब करंट सेम डायरेक्शन में कैरी होती है तो उनमें जो स्पेस में जो उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है वो इन एंड आउट से कम होके जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में वो तो ऐड होके वो लेटरल रिपल्शन पे काम करते हैं। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, the work done in rotating the magnet from the direction of uniform magnetic field to the opposite direction is W। तो पहले work done का फॉर्मूला जो होता है मैग्नेट का, that is MB, it is cos of theta 1 minus cos of theta 2, जो आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है the work done in rotating the magnet from the direction of the uniform magnetic field, that is theta is 0। तो theta 0 from the direction मतलब होता है when they are parallel to the opposite direction, that is cos of 180 degree is W, वो W दिया गया है। तो पहले W निकालो, ये हो गया MB, cos of 0 होता है 1 minus cos 180 होता है -1, माइनस माइनस प्लस, तो वर्क डन हो गया बराबर 2mb के बराबर। तो ये आपने पहला डाटा उठा दिया। उसके बाद द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट फ्रॉम द फील्ड डायरेक्शन टू हाफ द मैक्सिमम कपल पोजीशन। तो मैक्सिमम कपल पोजीशन क्या होता है? देखो, मैक्सिमम कपल होता है टॉर्क, टॉर्क होता है बराबर mb sin थीटा। तो आपसे पूछा जा रहा है हाफ द कपल पोजीशन, हाफ द कपल पोजीशन। तो आपसे पूछा जा रहा है द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट फ्रॉम द फील्ड डायरेक्शन, थीटा 0 है, तो हाफ द मैक्सिमम कपल पोजीशन। मैक्सिमम कपल कब होता है? देखो, जब थीटा 90 होता है ना तो साइन 91 होता है, और मैक्सिमम कपल होता है mb। तो टॉर्क मैक्सिमम, जो मैक्सिमम कपल पॉसिबल आपके पास है वो mb है, क्योंकि थीटा 90 पे साइन 91 होता, तो मैक्सिमम कपल खुद है mb। बट आपको दिया गया हाफ द मैक्सिमम कपल, तो ये हो गया mb/2 इज इक्वल टू mb, और फिर साइन थीटा, वो आपको थीटा प्रोवाइड करना चाहता है। mb कैंसल आउट हुआ, तो पता चला आपका साइन थीटा 1/2 है, और वो साइन 30 से ज्यादा नहीं होता, तो पता चला थीटा 30 डिग्री है। अब आपको बोल रहा है कि वर्क डन निकालो, जब आपको इट इज mb दैट वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट फ्रॉम द फील्ड डायरेक्शन, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री टू हाफ द कपल पोजीशन, मैक्सिमम कपल पोजीशन, तो एंगल दिया गया है कॉस ऑफ 30 डिग्री। दिया नहीं गया था, आपने इस नॉलेज से निकाला कि मैक्सिमम कपल किसके बराबर होता है, और फिर वैल्यू ड्रॉप करके थीटा पता चला। तो W डैश हो गया बराबर mb, कॉस ऑफ 0 हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ 30 हो गया बराबर √3/2। तो पता चला W डैश हो गया बराबर mb, ये हो गया बराबर 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। शायद mb का वैल्यू भी ड्रॉप करना है, तो mb यहाँ W/2 है, W/2 है तो ये W/4 आ जाएगा। तो W/4, W/4 क्योंकि 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा, इट्स 2 माइनस √3 शुड बी द राइट आंसर। इट इज W/4, 2 माइनस √3, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एंट्रेंस के लिए, जिसमें इतनी नॉलेज पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम कपल का आधा, और फिर नया वर्क डन when it's parallel to that angle, जिस पे इस क्वेश्चन में मेंशनड है, and we have calculated the values। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, that is the electric and the magnetic fields associated with an EM wave propagating along पॉजिटिव z एक्सिस। तो पॉजिटिव z एक्सिस जो होता है ना, उसका मतलब होता है दैट इज k कैप, दैट्स प्लस k कैप। तो पॉजिटिव z एक्सिस में आपका वेव प्रोपोगेट कर रहा है, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एसोसिएटेड विद एन ईएम वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग z एक्सिस। तो वेव आपका z एक्सिस पे प्रोपोगेट कर रहा है, आपको बोलना है इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड सारी स्टोरी होती है, दिस इज i कैप, दिस इज j कैप एंड दिस इज k कैप। तो आपका k कैप है, पॉजिटिव k कैप है, इसके लिए आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, आपने वेक्टर फिजिक्स में पढ़ा होगा, और आपको पता है k कैप तब आएगा जब आप एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो वो माइनस आएगा। तो I क्रॉस J जो है, I क्रॉस J आपको पॉजिटिव k कैप देगा। तो आपका एक जो है I कैप होना चाहिए, और आपका दूसरा चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, एक I कैप में होना चाहिए, और दूसरा आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका J कैप में होना चाहिए। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड I कैप होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड J कैप में होना चाहिए, पहला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड के में बिल्कुल गलत है क्योंकि वेव उसी डायरेक्शन में जा रही है, दैट्स टोटली नॉनसेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जे में और ये तो ये अपोजिट आएगा, तो ये माइनस के आएगा क्योंकि आप क्रॉस प्रोडक्ट थ्योरी जानते हो। और ये फिर से जे और ये गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट क्योंकि आप जानते हो प्लस के कैप आने के लिए आई क्रॉस जे ही पे आपको काम करना पड़ेगा, दैट विल गिव द पॉजिटिव के कैप, दैट्स डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स आपको जबान याद होना चाहिए जिस पे आप उस नॉलेज पे आप रेक्टिफाई कर सकते हो कि इसमें से गलत कौन है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम फेज एंड सेम टाइम, ये बिल्कुल सही है, आप जानते हो। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स, बिल्कुल सही। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स आर पैरेलल, दिस इज नॉनसेंस बिकॉज इट्स अ ट्रांसवर्स वेव, दे आर परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो ये बिल्कुल गलत है। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, बिल्कुल ये कोई मीडियम रिक्वायर नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसके बाद जो है आपका मैच द कॉलम है, तो इसमें आपको क्या करना है, मैच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वेवलेंथ। तो आपको बोलना है इनमें से कौन सी वेवलेंथ करेक्ट है। तो इसके लिए जो ऑर्डर है आप जानते हो, इट इज गामा रे, फिर आपका एक्सरे होता है, फिर आपका यूवी होता है, फिर आपका विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट जिसको आप कहते हो, फिर आपका इंफ्रारेड होता है, फिर आपका माइक्रोवेव्स होता है, फिर आपका रेडियो एंड टीवी वेव्स होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये वेवलेंथ इंक्रीज्ड ऑर्डर में होता है, तो वेवलेंथ इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। अगर आपको ये पता है तो आप कम कर सकते हो, इसका वेवलेंथ मिनिमम होता है, इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप एएम रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स ये है, उनका वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ वेवलेंथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम आप देखोगे 10⁻² है। तो एएम वेव्स के लिए ए का जो है वो 2 आएगा, ए का 2 है आएगा, ए का 2 आएगा, ए का 2 आएगा, ए के ऑप्शन है, बाकी सब में ए का 3 है। तो आपका क्वेश्चन रेक्टिफाई हुआ, बट उसका ये मतलब नहीं हम छोड़ेंगे। देखो माइक्रोवेव्स दूसरे नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वैल्यू जो है यहाँ पे 10⁻² है, तो बी का जो है वो 3 आना चाहिए। देख लीजिए बी का इसमें बिल्कुल 3 है। इंफ्रारेड वेव्स तीसरा नंबर पे आएगा, तो इन दो में से ज्यादा वैल्यू 10⁻⁴ है, तो सी का जो है 4 आना चाहिए। देख लीजिए सी का जो है बिल्कुल 4 है, और डी लास्ट में बचा 10⁻⁴ दिस, सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है, the ratio of amplitude of magnetic field to the amplitude of electric field for an electromagnetic wave in vacuum gives। तो आप जानते हो peak value of electric field to the peak value of magnetic field gives us nothing, it gives the speed of light electromagnetic wave in vacuum and that's 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये इस पे तो हमने क्वेश्चन किए, तो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो ERMS वैल्यू दिया गया है, और ERMS वैल्यू दिया गया है 6। ERMS को आप अगर आप पीक वैल्यू में लेंगे, इट इज E0/√2 इज इक्वल 6, तो आपका E0 जो है वो 6√2 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका पीक वैल्यू आया। हमसे क्या पूछा गया है, द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने आपको पढ़ाया सी होता है बराबर E0/B0, हमें B0 चाहिए सर, तो ये हो गया बराबर E0 डिवाइडेड बाई सी। E0 हो गया 6√2 डिवाइडेड बाई सी हो गया 3 × 10⁻⁸। तो यहाँ पे 3 2 हो गया 6, और ये हो गया 2√3 × 10⁻⁻8 शुड बी द आंसर। बट इसमें आप √3 भी सॉल्व किया गया है, तो वो होता है बराबर, इट इज 1.732 के बराबर इंटू 10⁻⁻8। तो ये हुआ 2 2 4, 2 3 6, 2 7 इट इज 14, एंड 2 7 14, 2 1 2 प्लस 1 इज 3। तो शायद मैंने गलत कर दिया, कुछ गलती हो गई इसमें, तो आप खुद देखो इसमें क्या हुआ। तो आपका E0 जो है वो 6√2, क्योंकि RMS वैल्यू होता है पीक बाई √2, 6√2 के बराबर आएगा। तो फिर C होता है E0/B0, B0 ऊपर गया, B0 ऊपर गया, तो E0/C, E0 हो गया 6√2। देखिए गलत हो गया था, ये 6√2 है, तो ये हुआ 2 × 1.414 × 10⁻⁸, ये हो गया बराबर 2.8 × 10⁻⁸ शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड टेस्ला में होना चाहिए 2.83 × 10⁻⁸, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, RMS वैल्यू पहले आपको पीक वैल्यू में लाना होता है, जो आपने EC में पढ़ा होता है, दैट्स हाउ यू used to solve this question. Question number next is a coil is wound on a rectangular frame. तो आपके पास एक rectangular frame है, तो rectangular frame I am poor in drawing still, मैं थोड़ा सा ये करूँगा। तो it's a rectangular frame जिसमें आपका ये length होगा, ये breadth होगा, और ये height होगा। तो rectangular frame में ऐसा structure होता है, और इसी पे आपने एक वायर को लपेट लिया जिसकी length है, जिसकी breadth है, और जिसकी height है। तो length भी है, breadth भी है, और height भी है। तो a coil is wound on a rectangular frame if the number of turns per unit length, तो n जो है remains constant, तो n जो है इसमें constant है, number of turns per unit length is constant, तो this is provided in the question, and the linear dimensions of the frame are doubled, मतलब b भी डबल हुआ, h भी डबल हुआ, और l भी डबल हुआ। how many times the self induction increases, तो coefficient of self induction होता है बराबर μ0 n square
ए बाई एल, बट आपको स्मॉल एन कंस्टेंट दिया है तो इसलिए एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड किया, आपने पढ़ा होना चाहिए। एल हो गया बराबर म्यू नॉट, ये हुआ एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और ये हो गया ए इंटू एल, ए इंटू एल। तो एन बाई एन होता है स्मॉल एन, तो एल का फॉर्मूला पहले मैंने डिराइव किया एन स्क्वायर ए एल। अब ये उन टर्म्स में आया जिनमें हम काम कर सकते हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन देखिए, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, इसको छोड़ दीजिए, एन स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू स्मॉल एल। अब आपने लेंथ भी डबल किया, ब्रेड्थ भी डबल किया, हाइट भी डबल किया, तो एरिया पहले डबल डबल हो गया 2 2 4 और लेंथ भी डबल, तो ये 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यू शुड नो द फॉर्मूला एंड देन दोज आपको इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ते हैं जिनमें आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, द इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स L1 एंड L2। आपके पास दो कॉइल्स है, उनका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है L1 एंड L2 है। इन ऑर्डर टू इंड्यूस 25 वोल्ट EMF इन द कॉइल्स, तो दोनों में 25 वोल्ट का आपको EMF डेवलप करना है। 1 एम्पियर करंट हैज टू बी चेंज्ड रिस्पेक्टली इन 1 सेकंड एंड 5 मिली सेकंड्स। तो इसमें भी 1 एम्पियर करंट और इसमें भी 1 एम्पियर करंट का फ्लो करना है, और टाइम आपको दिया गया है इसमें 1 सेकंड और इसमें दिया गया है 5 मिली सेकंड। हमसे क्या पूछा गया है, द रेशो ऑफ द इंडक्टेंस L1 L2। तो आपको पता होना चाहिए, तो EMF जो होता है L di by dt, ये जनरलाइज्ड फार्मूला होता है EMF डेवलप्ड का। तो ये होगा L1, ये हो गया di by dt ऑफ दैट 1 इज इक्वल L2, ये हो गया di by dt ऑफ कॉइल 2। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल सेम होने की वजह से आपने इक्वलिटी डेवलप की, क्योंकि इसका EMF इसके EMF के बराबर है। उसके बाद आपका करंट भी सेम है, तो di कैंसिल आउट हो गया, और फिर पता चला हमें L1 by L2 निकालना है। हमें L1 by L2 निकालना है, तो मैं dt1 डिवाइडेड बाई dt2 पे काम करता हूं। तो dt1 पहले कॉइल का 1 सेकंड है और दूसरे कॉइल का 5 मिली सेकंड है, तो 5 इंटू 10⁻³ तो बच्चों यहां पे अगर आप देखोगे ऊपर जाएगा 1000, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 200:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिए, हो सकता है आपके फाइनल में आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज करंट I इज इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे गलत करते हैं। I इज इक्वल 3 प्लस इट इज 8 साइन ऑफ 100t इज पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो ये करंट फ्लो कर रही है। इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू होता है RMS वैल्यू, तो ये आपको पता होना चाहिए। इफेक्टिव वैल्यू इज अनदर नेम ऑफ RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू जब भी मैंने आपको बोला कि हम करते हैं, तो पहले हम निकालेंगे इसका स्क्वायर, पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर मीन और फिर रूट, पहले स्क्वायर करेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करने पे, दोनों साइड स्क्वायर करने पे ये हो गया I स्क्वायर इज इक्वल a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर 8 8 64, इट इज साइन स्क्वायर 100t, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 6 6 8 इट इज 48, इट इज 48 साइन ऑफ 100t। तो ये आ गया आपका इक्वेशन। फिर मीन, मीन होता है एवरेज, तो मैंने बार लिया एवरेज, तो मैंने हर साइड से बार लिया, तो पहले स्क्वायर किया, फिर मीन, मीन मैंने एवरेज लिया। अब आपको पता होना चाहिए, ये हो गया I स्क्वायर, तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल, देखिए कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज भी 9 ही होगा, और फिर यहां पे प्लस 64 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसका एवरेज भी 64 होगा। बट साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज वैल्यू होता है मैथमेटिक्स में वो 1/2 होता है, और साइन थीटा का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है। 0 मल्टीप्लाइड बाय 48 इज 0, वो खत्म हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। I स्क्वायर बार इज इक्वल, ये हुआ 2 3 2 2 और ये हो गया 32 प्लस 9 होता है 41, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके AC में पूछा जा सकते हैं। जब रूट लिया तो IRMS वैल्यू आ गया बराबर रूट ऑफ 41 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले स्क्वायर, फिर मीन, और फिर आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू होता है 1/2 एंड साइन थीटा का एवरेज वैल्यू जो होता है और a complete time period that is always 0, and that's how this question gets reduced. Question number next जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। If I is equal, it is 2 root t. This is a function. The current is a function of time. The current is a function of time here. तो we'll go back to the slide first, क्योंकि ये फिर बहुत तंग करता है हमें। तो हम यहाँ पे आप पहले इक्वेशन लिखते हैं। आपका करंट जो है it is, आपको दिया गया है 2 root t. It's a function of time. Then the average value of I between t equal to t equal 4 second. Average value. तो average value आप जानते हो दैट I एवरेज, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ I dt डिवाइडेड बाय
इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो एवरेज वैल्यू। अब आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी होता है और फिर हम ड्रॉप इसमें कर सकते हैं। तो आई का वैल्यू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ इट इज 2 रूट टी इट इज डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो गया टी, और लिमिट जो है लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 4, यहां पे भी 2 to 4 हम लिमिट्स ड्रॉप करेंगे, और फिर आई एवरेज, क्योंकि हमें आई एवरेज ही निकालना है। देखिए 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी इट इज टी रेस्ड पावर 1/2 और फिर इट इज डी टी फ्रॉम 2 to 4। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये हुआ 4 - 2 2 कैंसल आउट हुआ। अब आप यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर n होता है x रेज़ पावर n + 1 दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय n + 1 3/2। तो यहाँ पे आप अगर आप 3/2 देखोगे तो डिवाइड बाय 3/2, 2 ऊपर आएगा तो ये बनेगा 2/3, तो यहां बचेगा अंदर इट इज टी रेज़ पावर 3/2 और फिर ऊपर इसकी लिमिट जो है दैट इज 2 to 4। सो ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, इट इज 2/3। पहले अपर लिमिट ड्रॉप करेंगे, ये हो गया 4 रेज़ पावर 3/2 माइनस 2 रेज़ पावर आपका दैट 2 रेज़ पावर 3/2। देख लीजिए आप, अगर आप देखोगे ये हो गया 2 स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 8 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/3, ये बनेगा 8 माइनस, अगर आप देखोगे ये हो गया √2 इंटू √2 होता है 2√2, तो ये हो गया 2√2, दैट्स द बेसिक मैथमेटिक्स। तो आई एवरेज शुड बी 2/3, 8 माइनस 2√2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से करिए, एवरेज का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए एंड दैट्स हाउ यूज टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग कॉलम। इसमें आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए दैट पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो फॉर दीज सबस्टेंसेस रिलेटिव परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1 इज द की टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो आपको पता होना चाहिए इसका रिलेटिव परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1। तो ए इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, अगर आप देखोगे यस ए इज इक्वल टू एस के बराबर होना चाहिए रिलेटिव परमेबिलिटी। उसके बाद डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस का अगर आप देखोगे ससेप्टिबिलिटी होता है लेस देन 1, तो आपका बी जो है वो क्यू के बराबर होना चाहिए। तो ए एस बी क्यू, तो ए एस बी क्यू और ए एस बी क्यू और फिर कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह सुपर कंडक्टर्स में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लेस देन 1 होता है, दैट्स व्हाई -1, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लेस देन 1 है। एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का जो ससेप्टिबिलिटी होता है दैट इज ग्रेटर देन 1 है, तो डी आर के बराबर होना चाहिए। और देख लीजिए इसी ऑप्शन में डी आर के बराबर है। तो ये एक ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा जिसमें आपको सारे मटेरियल्स के ये वैल्यू जो है वो याद हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है दैट्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी। तो आपके पास एक रेजिस्टेंस है जो 300 ओम है एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 20 वोल्ट एंड 200 हर्ट्ज। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं, बट इसमें तरीका ये है कि अगर आप फेजर जानते हो कि अगर ये करंट है और यहीं पे आपका रेजिस्टेंस जो है वो आपका 300 ओम दिया गया है और फिर इंडक्टेंस का वैल्यू आपको 1/π, तो आपको पता है इन प्योर इंडक्टर्स दैट ईएमएफ लीड्स करंट बाय 90। तो अगर आपको एल दिया गया है तो एक्सएल आप निकाल सकते हो और एक्सएल जो है वो ओमेगा एल के बराबर है। और फिर चूंकि इम्प्योर सर्किट है आरएल सर्किट है, तो इसमें जो आपका जो है इंपीडेंस जो है वो लीड करेगा और जहां की तरफ इंपीडेंस वहीं की तरफ वोल्टेज। और फिर आप ये कैसे निकालोगे, एक्सएल यहां शिफ्ट करोगे और एक्सएल खुद बराबर है ओमेगा एल। ओमेगा हो गया बराबर 2π न्यू, न्यू आपको प्रोवाइडेड है, फ्रीक्वेंसी is provided that's 200 hertz और L दिया गया है 1/π, L आपको दिया गया है 1/π, पाई कैंसल आउट हुआ, ये हुआ 400 ओम। तो अब अगर आपको ये एंगल निकालना है तो tan ऑफ फाई होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज 400/300, 2 0 निकल जाएंगे, फाई हो गया बराबर tan इनवर्स, इट इज 4/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना है tan इनवर्स 4/3। तो ये प्योर और ये प्योर, फिर इम्प्योर सर्किट में ईएमएफ ही लीड करता है क्योंकि एलआर सर्किट में ईएमएफ लीड करता है, और फिर आप ये आराम से इन ट्रायंगल से कर सकते हैं। द बैंडविड्थ ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज 500 हर्ट्ज एंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज दिस द क्वालिटी फैक्टर। तो आपको जो पहला ग्राफ डिस्कशन में आपको बनाया करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो ऐसा आता है। तो आपको पता हो ओमेगा नॉट होता है और पावर फ्रीक्वेंसीज ये ओमेगा 1 होता है और ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज में ओमेगा 2 होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो उसका क्वालिटी फैक्टर होता है वो होता है दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी by the bandwidth हमेशा होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। सो दिस इज बैंडविड्थ एंड दिस इज द पीक फ्रीक्वेंसी। आपको पीक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी गई है दैट इज 5000 और आपको बैंडविड्थ प्रोवाइडेड है वो है द बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज दैट इज 500। 0 0 कैंसल आउट, 10 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट आपका जो है
that is this one. In a circuit consisting of a capacitance and an AC generator with alternating this voltage VC and IC are the voltage and current correct phasor diagram. तो phasors में आपको पता होना चाहिए that in case of capacitor that अगर आपका ये जो है करंट है तो उसमें पोटेंशियल जो है वो लीड करता है कैपेसिटर में 90 डिग्री से. तो कैपेसिटर में प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आपका पोटेंशियल करंट से 90 डिग्री लीड करता है. तो फेजर्स में आप देख लीजिए यहां लीड नहीं कर रहा है, यहां तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है. यहां आपका जो है आपका लीड जो है करंट जो है मैंने क्या लिखा, मैंने गलत लिखा. करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री. तो सॉरी फॉर दिस इज करंट, this is current and this is potential. तो current leads potential by 90 डिग्री. ठीक है, इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट दैट्स व्हाट इज द फेजर. तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल लीड कर रहा है. अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे करंट पोटेंशियल से अगर आपने पोटेंशियल ये लिया है तो ये एंगल 90 प्रोवाइडेड है, तो ये इसे लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री. ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज असर्शन रीजन है. द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 2 इज द सेम एज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट. बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट होता है. आप म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रेस्पेक्ट फर्स्ट लीजिए या फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड लीजिए. म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू देम. यस बिल्कुल सही है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन होता है म्यू नॉट, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है म्यू नॉट N1 N2 A by L. तो यहाँ पे करंट का कहीं जिक्र ही नहीं है. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला. सो बोथ आर करेक्ट एंड दिस इज नॉट द रीजन. ठीक है, ये रीजन नहीं है, ये तो इसकी फार्मूला है कि किस पे डिपेंड करता है. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो दिस इज द क्वेश्चन. उसके बाद आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम इज एज शोन द फिगर. तो ये फ्लक्स वर्सेस टाइम है. तो आप देख लो ये y इज इक्वल टू mx जैसा इक्वेशन है और y इज इक्वल टू mx मतलब यहाँ y पे phi है, m जो है वो स्लोप हो गया. इसका स्लोप अगर आप निकालोगे परपेंडिकुलर बाय बेस 4/2 होता है 2, इट इज 2 एंड x के बदले जो यहाँ पे आपका है t है. तो फ्लक्स आपको 2t का प्रोवाइडेड जो है इक्वेशन प्रोवाइडेड है वो डायरेक्टली नहीं बट ग्राफ में प्रोवाइडेड है. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स आपको मैच करना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है. तो आपको पता होना चाहिए फैराडे कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 के बराबर आएगा. तो EMF should be 2, EMF should be 2, induced EMF should be 2. तो A should be equal to S, A should be equal to S, A is S, A is S. A की ऑप्शन है, पहला ऑप्शन A is equal to S. उसके बाद करंट आप जानते हो करंट होता है बराबर EMF by रेजिस्टेंस. तो EMF आपका 2, रेजिस्टेंस कॉइल का दिया गया है, रेजिस्टेंस कॉइल का 2 है, 2/2 होता है 1. तो 1 एम्पियर का करंट यहाँ पे भी आना चाहिए. तो इंड्यूस्ड करंट इज 1 एम्पियर. तो B का क्यों आना चाहिए, B का क्यों ही है. इसी तरह आपको निकालना है इसमें चार्ज फ्लून. तो आपको पता होना चाहिए दैट करंट होता है बराबर चार्ज बाय टाइम. तो चार्ज होता है बराबर I इंटू टी. आपका I जो है वो 1 है और आपका T जो है वो 2 है. तो ये 2 एम्पियर के बराबर आ जाएगा. तो फिर से ये 2 आना चाहिए. तो C का भी जो है आपका S आना चाहिए. बिल्कुल हीट जनरेटेड आप निकाल सकते हो I स्क्वायर RT से आप हीट जनरेटेड का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो. रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड एंड दिस कंप्लीट्स आवर इंट्रैक्शन फॉर पेपर जो आपका था. एंड विद दिस आई विल टेक ए लीव. थैंक यू सो मच.